Hello everyone. Today I am going to teach you artificial bee colony. It is an optimization technique and inspired by the natural behavior of honey bees. इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल बी कॉलोनी एल्गोरिथम। उसके बाद में मैं डिस्कस करूंगा कंपोनेंट्स ऑफ हनी बीज ऑफ सॉर्म्स के बारे में। देन हम इंडिविजुअल सॉल्यूशंस की फिटनेस वैल्यू कैलकुलेट करना सीखेंगे और देखेंगे कि जो कई सारे सॉल्यूशंस है उनमें से बेस्ट सॉल्यूशन ग्रीडी सिलेक्शन का यूज करके कैसे सेलेक्ट किया जा सकता है। इस आर्टिफिशियल बी कॉलोनी एल्गोरिथम में बेसिकली वी हैव 3 पेजेस, सो ईच एंड एवरी पेजेस को हम इंडिविजुअली ब्रीफली डिस्कस करेंगे। आर्टिफिशियल बी कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन को सबसे पहले ईयर 2005 में डॉक्टर काराबोगा के द्वारा इन्वेंशन किया गया था, जिसमें उन्होंने हनी बी सॉर्म कॉन्सेप्ट को यूज किया था न्यूमेरिकल ऑप्टिमाइजेशन के लिए। फर्दर 2010 में उन्होंने एक अनदर आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने आर्टिफिशियल बी कॉलोनी एल्गोरिथम के बारे में ब्रीफली डिस्कशन किया। उन्होंने इस आर्टिफिशियल बी कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन कॉन्सेप्ट को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज किया। सबसे पहले न्यूमेरिकल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व की और उससे इंस्पायर होकर फर्दर उन्होंने कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द हनी बी। जो हमारा आर्टिफिशियल बी कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, ये इंस्पायर्ड है फॉर्जिंग बिहेवियर ऑफ द हनी बी। इट मीन्स मधुमक्खियां अपने खाने को कैसे ढूंढती हैं और किस प्रकार से वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करती हैं। इसी लॉजिक और इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर आर्टिफिशियल बी कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक डेवलप की गई। हनी बीज के पास में कुछ क्वालिटीज होती हैं, जैसा कि कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन, मेमोराइज द इन्वायरमेंट, स्टोर एंड शेयर द इंफॉर्मेशन एंड टेक द डिसीजन। इन सारी चीजों को समझने के लिए मैं आपको हर एक हेड्स को वन बाय वन एक्सप्लेन करके बताता हूं कि आखिर हनी बीज अपने फूड को कैसे सर्च करती हैं, कैसे वो इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करती हैं, या इन फ्यूचर में दोबारा अगर सेम फूड सोर्स को उनको पहुंचना है तो ये पॉसिबिलिटी कैसे होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फूड सोर्स की। हनी बीज एक्चुअली एक पर्टिकुलर फ्लावर को सेलेक्ट करती हैं जिसको हम फूड सोर्स कहते हैं। साथ ही उस फ्लावर के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं, जैसे कि अमाउंट ऑफ नेक्टर कितना अवेलेबल है, साथ ही कितने इजी गोइंग वे पे उस नेक्टर को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, वो कितनी दूरी पे अवेलेबल है और उस फ्लावर की डायरेक्शन उनके नेस्ट से किस साइड है। ये इंफॉर्मेशन जो कहलाती है उनको हम प्रॉफिटेबिलिटी कहते हैं। हनी बी की जो नेचुरल बिहेवियर है उसमें दो टाइप की बीज होती हैं। एक होती है एम्प्लॉयड बीज और दूसरे टाइप की बीज को हम अनएम्प्लॉयड बीज कहते हैं। अनएम्प्लॉयड बीज वंस अगेन दो अलग कैटेगरी में डिवाइड होती हैं जिनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एम्प्लॉयड बीज की। मधुमक्खियों के झुंड में जो एम्प्लॉयड बीज होती हैं उनका काम होता है कि सबसे पहला काम होता है कि जाके किसी फूड पार्टिकल यानी फ्लावर को ढूंढना, और ढूंढने के बाद में उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी इंफॉर्मेशन है उसको इकट्ठा करना। प्रॉफिटेबिलिटी में कौन कौन सी चीजें आती हैं कि उस पर्टिकुलर फ्लावर में कितना ज्यादा से ज्यादा मात्रा में नेक्टर अवेलेबल है, उसकी डिस्टेंस उनके नेस्ट से कितनी है, साथ ही वो किस डायरेक्शन में अवेलेबल है। इस प्रकार की इंफॉर्मेशन जो एम्प्लॉयड भी कलेक्ट करती हैं उसको हम प्रॉफिटेबिलिटी कहते हैं और उनका काम है एक्सप्लॉइट करना फूड सोर्स को। ये कलेक्ट की गई इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयड बी के द्वारा वापस नेस्ट यानी हाइव में आने के बाद में अनएम्प्लॉयड बीज को प्रोवाइड की जाती है, और अनएम्प्लॉयड बीज का काम होता है इन सारी इंफॉर्मेशन को समराइज करना। यहाँ पर वंस अगेन दो टाइप की बीज होती हैं, ऑनलुकर बीज और दूसरी होती है स्काउट बीज। ऑनलुकर बीज का काम होता है डिफरेंट अलग अलग डायरेक्शन से आई हुई इंफॉर्मेशन जो कि एम्प्लॉयड बी के द्वारा प्रोवाइड की गई है उससे उस प्रॉफिटेबिलिटी को देखना और प्रॉफिटेबिलिटी के बेस पे ये एनालिसिस करना, यानी कि किस डायरेक्शन में ऑनलुकर बीज यानी जो रेस्ट ऑफ द बीज हैं उनको जाकर फूड कलेक्ट करना है। इट मीन्स अगर चार अलग अलग डायरेक्शन से हमारी एम्प्लॉयड बीज रिटर्न हुई है विद देयर प्रॉफिटेबिलिटी वैल्यू, तो दैट्स ऑनलुकर बीज क्या करती हूँ चार जगह से आई हुई इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके उनको एनालिसिस करती हूँ और डिसाइड करती है कि किसी एक सिंगल डायरेक्शन में बाकी की बीज को जाना चाहिए नेक्टर के कलेक्शन के लिए, यानी कि फूड के कलेक्शन के लिए। जो दूसरे टाइप की बीज होती हैं अनएम्प्लॉयड बीज के अंदर वो होती हैं स्काउट बीज। इनका काम होता है
कि जिस पर्टिकुलर फूड सोर्स पे अभी सारी की सारी बीज हैं नेक्टर कलेक्ट करने के लिए, डेफिनेटली एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि वहाँ नेक्टर खत्म हो जाएँगे। इट मीन्स अब वहाँ से उनको कोई भी फूड पार्टिकल अवेलेबल नहीं हो पाएगा। ऐसे सिचुएशन में स्काउट बीज अलग-अलग डायरेक्शन में निकलती हैं, दूसरे किसी फूड सोर्स को ढूँढने के लिए, जहाँ पे वो दोबारा वापस वहाँ से फूड का कलेक्शन यानी नेक्टर का कलेक्शन कर सकें। तो इस प्रकार 2 टाइप की बीज हुई, एम्प्लॉयड बीज हुई और अनएम्प्लॉयड बीज हुई, और अनएम्प्लॉयड के अंदर ऑनलुकर बीज हुई और स्काउट बीज हुई। यही जो एम्प्लॉइज़ और अनएम्प्लॉयड बीज हैं, यही सेम कॉन्सेप्ट हम डिप्लॉय करेंगे आर्टिफिशियल बी कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक के लिए। जहाँ पे 3 फेजेस पे हम डिस्कशन करेंगे, एम्प्लॉयड बी फेज, ऑनलुकर बी फेज एंड स्काउट बी फेज, और जो काम इनका है उसी तरीके का कुछ काम उन फेजेस में होगा। जो फॉर्जिंग बिहेवियर है ऑफ द बीज, दैट इज नथिंग बट द सर्चिंग ऑफ फूड। इट मीन्स उनको फूड को सर्च करना, किस जगह पे, और फूड ऐसी जगह पे सर्च करना जहां नेक्टर की मात्रा ज्यादा से ज्यादा हो। अब ये जो एम्प्लॉयड बीज हैं, ये वापस अपने नेस्ट पे आने के बाद में अनएम्प्लॉयड बीज को ये इंफॉर्मेशन कैसे पास करती हैं कि भाई किस लोकेशन पे कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है। इस बात की इंफॉर्मेशन पास करने के लिए वो 3 अलग-अलग टाइप के डांस करती हैं। सबसे पहला डांस होता है राउंड डांस। इट मीन्स ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है इस डांस के द्वारा कि फूड सोर्स की कितना नज़दीक से नज़दीक है। इट मीन्स उसकी डिस्टेंस को जो डिस्कशन है करने के लिए राउंड डांस करती हैं। दूसरा टाइप का डांस होता है वैगल डांस। वैगल डांस का मतलब है वो डायरेक्शन क्लियर करती हैं कि किस डायरेक्शन में फूड सोर्स अवेलेबल है। और नेक्स्ट है ट्रेम्बल डांस। ट्रेम्बल डांस when does not know the current profitability of the food source। इट मीन्स जब जो बीज लौट के आई हैं, जो एम्प्लॉयड बीज है, अगर उनको नेक्टर कलेक्ट करने में ज्यादा टाइम लग रहा था, इट मीन्स या फिर हो सकता है कि वहां नेक्टर अवेलेबल ना हो, ऑन दैट सिचुएशन वो ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी वहां से कैलकुलेट करके नहीं ला पाएंगी। तो इस प्रकार अगर किसी डायरेक्शन में फूड सोर्स की मात्रा ज्यादा अवेलेबल नहीं है या वहां से फूड कलेक्ट करना डिफिकल्ट है, तो वो ट्रेम्बल डांस करती हैं। इन 3 अलग-अलग डांस के द्वारा अनएम्प्लॉयड बीज अपनी इंफॉर्मेशन सॉरी एम्प्लॉयड बीज अपनी इंफॉर्मेशन अनएम्प्लॉयड बीज को पहुंचाती हैं। अब यही सेम काम हम आर्टिफिशियल बी कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन में टेक्निक में एल्गोरिथम में कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में डिस्कशन करके देखते हैं कि कैसे होगा किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जनरेट करना। जैसे वहां पे बीज का काम था अपने फूड के सोर्स को फाइंड आउट करना, उसी प्रकार से हमारा यहाँ कंप्यूटर साइंस में काम क्या होता है कि इफ वी हैव मल्टीपल सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, आउट ऑफ देम हमको बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। यही सेम हमारा यहाँ पे एम है। इस एम को करने के लिए सबसे पहले एम्प्लॉयड बी फेज पे चलते हैं। एम्प्लॉयड बी फेज का काम क्या था? आइडेंटिफाई द बेटर फूड सोर्स एंड देन वन एसोसिएटेड विद इट। इट मींस उनके पास में एक सॉल्यूशन पहले से की है कि ये फूड सोर्स तो हमको पहले से पता है, क्या इससे भी कोई और बेहतर फूड सोर्स हमें मिल सकता है, और अगर कहीं पे वो उससे बेहतर फूड सोर्स अवेलेबल है तो उस फूड सोर्स तक पहुंचना। यही काम था एम्प्लॉयड बी फेज का। वही सेम काम हम यहाँ भी करेंगे कि जनरेट ए न्यू सॉल्यूशन यूजिंग अ पार्टनर सॉल्यूशन। हमारे पास में जो अवेलेबल सॉल्यूशन होते हैं उनका यूज करके हम एक नए सॉल्यूशन को जनरेट करेंगे, और ऑन द बेसिस ऑफ ग्रीडी सिलेक्शन अगर जो नया सॉल्यूशन जनरेट किया गया है वो पुराने सॉल्यूशन से बेहतर है तो उस नए सॉल्यूशन को अडॉप्ट कर लेना, अदरवाइज पुराने सॉल्यूशन को कंटिन्यू बने रहने देना। ये सिलेक्शन ग्रीडी सिलेक्शन कहलाता है। ओके, सो इसके बाद में अगला होता है ऑनलुकर बी फेज। ऑनलुकर बी फेज का काम कब होता है? जब एम्प्लॉयड बी वापस आकर नेस्ट पे अनएम्प्लॉयड बीज को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं कि ये 4 डायरेक्शन से हम आए हैं, इन 4 डायरेक्शन पे ये अलग-अलग प्रॉफिटेबिलिटी है। अब ऑनलुकर बी फेज का काम होता था कि फूड सोर्स विद प्रॉफिटेबिलिटी रिलेटेड टू नेक्टर अमाउंट उनको सेलेक्ट करना है कि 4 अलग-अलग डायरेक्शन से बीज लौटी हुई हैं, उन चारों प्लेसेस से उन्होंने अपनी-अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बताई है। अब इस ऑनलुकर बी का काम होगा कि वो ये सेलेक्ट करना कि भाई किस जगह की प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है। इट मींस उसी डायरेक्शन में जाके फूड पार्टिकल को यानी फूड सोर्स को आइडेंटिफाई करना और उस जगह पे पहुंच के फूड पार्टिकल को कलेक्ट करना। उसी प्रकार से यहाँ पे भी होगा। तो ये जो पर्टिकुलर काम है प्रॉफिटेबिलिटी को एनालिसिस करना, उसके लिए हम यहाँ पे कुछ टास्क परफॉर्म करेंगे, और बाकी के जो दो काम है ऑब्वियस है, उस फूड सोर्स को जब हमने फाइंड आउट कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी,
सो दैट्स व्हाई उसके बाद में हमारा वही सेम काम होगा, जनरेट ए न्यू सोल्यूशन यूजिंग अ पार्टनर सोल्यूशन, और ग्रेडी सिलेक्शन करना कि अगर न्यू सोल्यूशन हमारा मोस्ट फिटेड है तो फिर पुराने सोल्यूशन से उसको रिप्लेस कर देना। नेक्स्ट टास्क होगा स्काउट बी फेज। अब इनका काम तो ये था कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ये डिसाइड कर लेना कि नहीं इन चार में से एक डायरेक्शन पे जाके हमको बेटर सोल्यूशन वहां मिल सकता है, उस डायरेक्शन पे आगे बढ़ जाए और सोल्यूशन को फाइंड आउट करें। अब इनका काम है स्काउट बी फेज का, कि मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। कई बारी क्या होता है कि किसी व्यक्ति को हम कोई काम देते हैं, एक बार देते हैं, दो बार देते हैं, तीन बार देते हैं, और हम देखते हैं कि वो व्यक्ति उस काम को बेहतर तरीके से नहीं कर रहा है, तो चौथी बार हम उसको काम देना बंद कर देते हैं। वही सेम लॉजिक यहाँ पे भी है कि अगर हमारा स्कॉट बी फेस का नॉर्मली काम क्या था कि जो हमारा करंट फूड सोर्स है, अगर उसमें फूड पार्टिकल की मात्रा खत्म हो गई है तो अगले फूड पार्टिकल को ढूंढो। यही काम था स्कॉट बी फेस का। उसी प्रकार से यहाँ भी ये होता है, जब हम आर्टिफिशियल बी कॉलोनी एल्गोरिथम का यूज करते हैं, कि अगर कोई सॉल्यूशन एक गिवन पॉपुलेशन में वो बेस्ट सॉल्यूशन जनरेट करना बंद कर दे, हम एक बार देखते हैं कि उसने बेस्ट सॉल्यूशन जनरेट किया कि नहीं किया, दो बार देखते हैं, तीन बार देखते हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद में हम ये देखते हैं कि नहीं, ये जो हमारा सॉल्यूशन है वो बेस्ट सॉल्यूशन जनरेट नहीं कर पा रहा है, तो हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, और उसको डिस्कार्ड करके ही किसी नए सॉल्यूशन से हम उसको रिप्लेस कर देते हैं। ये हमारा बाउंड्री फेज कहलाता है। तो इस प्रकार इन तीन फेजेस का यूज करके हम आर्टिफिशियल बी कॉलोनी एल्गोरिथम का यूज करके हम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब सबसे जो मुख्य इंपॉर्टेंट पार्ट है फिटनेस कैलकुलेट करना, यानी अगर हमारे पास में मोर देन वन पॉसिबल सॉल्यूशन है तो कौन सा सॉल्यूशन मोस्ट फिटेड है, कौन सा सॉल्यूशन ऐसा है जो आगे बेस्ट सॉल्यूशन जनरेट कर सकता है, इस बात को देखना। फिटनेस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मतलब यानी कि जो हम अपना एम सॉल्व करना चाह रहे हैं, अब वो हर एक प्रॉब्लम के साथ कोई ना कोई एसोसिएटेड होगा। दो टाइप के ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम जानते हैं, या तो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम होगी या तो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम होगी, इट्स डिपेंड ऑन। अगर वो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो बेसिस पे जो फिटनेस कैलकुलेट की जाती है वो इन दो तरीके से की जाती है। तो अगर हमारी जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू जीरो या जीरो से अधिक है तो उसकी फिटनेस वैल्यू कैलकुलेट होगी 1/1 प्लस एफ। एफ हमारे यहाँ पे वो वैल्यू है जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के द्वारा किसी सोल्यूशन के लिए कैलकुलेट की गई है। सो अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू जीरो या जीरो से अधिक है तो फिटनेस फंक्शन की वैल्यू होगी 1/1 प्लस एफ, और अगर वही ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू जीरो से कम है तो फिटनेस फंक्शन की वैल्यू होगी 1 प्लस मॉड ऑफ एफ। दिस इज नथिंग बट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ। ओके, देन नेक्स्ट टास्क है अपडेट द सॉल्यूशन यूजिंग ग्रीडी सिलेक्शन। अब हमने क्या किया कि जितने सॉल्यूशंस थे गिवन पॉपुलेशन में सबकी फिटनेस कैलकुलेट कर ली। अब अगर हमको जो नया सॉल्यूशन मिला है, अगर नया जो सॉल्यूशन हम जनरेट करते हैं सपोज दैट उसकी फिटनेस हमारे करंट सॉल्यूशन यानी जिसको हम प्रीवियस सॉल्यूशन भी कह सकते हैं उससे बेटर है, तो फिर हम जो करंट सॉल्यूशन जो प्रीवियस सॉल्यूशन है उससे हम मोस्ट फिटेड सॉल्यूशन को रिप्लेस कर देते हैं। तो अपडेट द सॉल्यूशन यूजिंग ग्रीडी सिलेक्शन, उसके लिए हम ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अगर हमको किसी दिए गए सॉल्यूशन की करंट फिटनेस वैल्यू x है, और हम बाद में जब हम उसमें कुछ पार्टनर के साथ में मिलकर और कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और एक नया सॉल्यूशन जनरेट करते हैं और उसकी फिटनेस वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, दैट इज y। यानी कि ये क्या हो गया, ये हमारे करंट सॉल्यूशन की फिटनेस वैल्यू हो गई। देन आफ्टर परफॉर्मिंग द ऑपरेशन हमने नया सॉल्यूशन जनरेट किया और ये उसकी फिटनेस वैल्यू कैलकुलेट हो गई। ये हो गई y और ये हो गई x। अगर y की वैल्यू यानी जो नई फिटनेस वैल्यू कैलकुलेट हुई है नए सॉल्यूशन की, वो हमारे पुराने फिटनेस वैल्यू जो पुराने सॉल्यूशन की है अगर उससे बेहतर है, इट मींस फिटनेस न्यू इज ग्रेटर देन द फिटनेस ऑफ ओल्ड। तो ऐसी सिचुएशन में हम नए जो सॉल्यूशन है उसको हम पुराने सॉल्यूशन से अपडेट कर देते हैं और नई फिटनेस फंक्शन की वैल्यू सॉरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू को पुराने ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि अगर नए सॉल्यूशन की फिटनेस ज्यादा अच्छी है बजाय पुराने सॉल्यूशन की, तो नए सॉल्यूशन को पुराने सॉल्यूशन से अपडेट कर दो। और अगर ऐसा नहीं है
इट मीन्स जो नया सोल्यूशन है उसकी फिटनेस वैल्यू पुराने सोल्यूशन की फिटनेस वैल्यू से कम है, तो फिर कोई चेंज नहीं किया जाएगा। यहाँ पे चूंकि हम आपको दिखाई रहे हैं कि जो कैपिटल एक्स है करंट सोल्यूशन जिसको मैं ओल्ड सोल्यूशन भी कह रहा हूँ, एक्स न्यू मतलब न्यू सोल्यूशन हो गया। फिटनेस की बात करूं तो फिटनेस ऑफ द ओल्ड सोल्यूशन, फिटनेस न्यू, फिटनेस ऑफ द न्यू सोल्यूशन। इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव फंक्शन और न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू है। Now, in this work, while trying to find out the solution using the artificial bee colony optimization technique, we'll have a one variable named limit, जो कि यूजर के द्वारा स्पेसिफाइड पैरामीटर है। इस लिमिट को और इस ट्रायल कीवर्ड को मैं वंस अगेन एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। तो पहले समझिएगा, सपोज दैट आप किसी कंपनी के ओनर हो और आपने किसी एक व्यक्ति को एज ए एम्प्लॉय हायर किया अपनी कंपनी में। अब आप उसको कोई हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से पहले चेक करोगे एज अ ओनर ऑफ द कंपनी कि भाई वो जो व्यक्ति जिसको आपने हायर किया है वो हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी देने लायक है कि नहीं है। तो आप एक उसको छोटा सा काम दोगे, पहले देखोगे उसने उस काम को कैसे किया। फिर अगर मान लीजिए बेहतर काम किया तो दूसरा काम दोगे, मान लीजिए बेहतर नहीं किया तब भी आप कोशिश करोगे कि आप उसको एक और काम करके देकर देखो कि वो इस काम को बेहतर कर सकता है तो हम उसको दूसरा काम दे दें। अगर मान लीजिए उसने उसको भी अच्छा नहीं किया तो फिर उसको कोई तीसरा काम दे दोगे कि इस काम को करके देखो, अगर वो उसको अच्छा करेगा तो हम उस जगह उसको सेट कर देंगे। इस तरीके से हम उसको 3-4 काम 5 काम जाकर देकर देखेंगे। और अगर मान लीजिए वो हर काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाता है, तो एक लास्ट स्टेज ऐसी आएगी कि आपको लगे कि नहीं ये एम्प्लॉय हमारे लायक नहीं है क्योंकि ये किसी भी फील्ड पे सेट नहीं हो पा रहा है, तो आप उसको कंपनी से बाहर निकाल दोगे। वही सेम काम यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे एक फैक्टर होता है लिमिट। लिमिट का मतलब ये है कि आपने जो उस एम्प्लॉय को 4 से 5 बार एक काम का अलग-अलग काम को देकर देखा कि वो काम को किस तरीके से कर रहा है, वही लिमिट हो गई। तो आप कितनी बार किसी व्यक्ति को ट्राई करोगे और काम करके देकर देखोगे कि भाई वो अच्छा कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। 1 बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार, वही कहलाती है लिमिट। और ट्रायल क्या है? वही काम जो आपने उसको असाइन किया। इट मीन्स यहाँ भी क्या होता है कि जब आपके पास में कई सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं गिवन पॉपुलेशन में, तो आप हर एक सॉल्यूशन के साथ में एक वेरिएबल एसोसिएटेड होता है जिसको हम ट्रायल कहते हैं। और उस ट्रायल की एक लिमिट होती है कि सपोज दैट उसकी लिमिट है 3। अब क्या होता है, हर स्टेज में वो सॉल्यूशन एक नया सॉल्यूशन जनरेट करेगा और जो नया सॉल्यूशन जनरेट करेगा उसकी फिटनेस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो जो नया सॉल्यूशन जनरेट किया अगर उसकी फिटनेस वैल्यू करंट सॉल्यूशन की फिटनेस वैल्यू से ज्यादा बेहतर है, मतलब क्या हुआ, करंट सॉल्यूशन ने बेहतर रिजल्ट दिया अगली स्टेज में, तो क्या होगा कि इस जगह पे जो ट्रायल है वो 0 का 0 बना रहेगा। लेकिन अगर कोई करंट सॉल्यूशन अगली स्टेज में जो नया सॉल्यूशन जनरेट करता है तो उसकी जो फिटनेस वैल्यू है वो करंट सॉल्यूशन की फिटनेस वैल्यू से ज्यादा नहीं होती, कम रह जाती है। इट मीन जो करंट सॉल्यूशन है वो अगली स्टेज में बेहतर सॉल्यूशन जनरेट नहीं कर पा रहा है। तो हम उसके लिए एक लिमिट तय करेंगे कि हम ये देखेंगे कि जो सॉल्यूशन है वो कितनी बार ऐसा कर रहा है कि वो अगली स्टेज पे जाने के बाद में बेहतर सॉल्यूशन जनरेट नहीं कर पा रहा। मैं कहता हूं कि 3 हमने लिमिट सेट कर दी यहाँ पे। तो जितनी बार वो करंट सॉल्यूशन बेहतर सॉल्यूशन जनरेट नहीं करेगा तो वो जो ट्रायल वेरिएबल है उसकी वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी। और अगर वो लिमिट वो 3 को क्रॉस कर जाएगा, इसका मतलब क्या है कि भाई बार-बार देखने पे ये पाया गया कि करंट सॉल्यूशन अगली स्टेज में जाकर बेहतर सॉल्यूशन जनरेट नहीं कर पा रहा है, इसलिए इस सॉल्यूशन को हटा दो। क्योंकि इससे हम आगे कभी भी बेस्ट सॉल्यूशन जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो वही 2 फैक्टर हैं यहाँ पे। ट्रायल एक कीवर्ड है, एक वेरिएबल है जो हर सॉल्यूशन के साथ एसोसिएटेड होता है। अगर वह सॉल्यूशन अगली स्टेज में बेहतर सॉल्यूशन जनरेट नहीं कर पाता है तो ट्रायल की वैल्यू हर बार इंक्रीमेंट हो जाती है 1 से। और ये तब तक होता है जब तक वो लिमिट को क्रॉस ना कर जाए। अगर वो वैल्यू वो लिमिट को क्रॉस कर गई है, इसका मतलब वो सॉल्यूशन बार-बार ऐसा कर रहा है कि वो बेहतर सॉल्यूशन जनरेट नहीं कर पा रहा है अगली स्टेज में, तो उस सॉल्यूशन को स्काउट फेज में भेज दिया जाता है। और स्काउट फेज का काम ही यही होता है कि ऐसे सॉल्यूशन जो कि बेहतर रिजल्ट जनरेट नहीं कर पा रहे उनको डिस्कार्ड कर देना और उनकी जगह पे किसी नए सॉल्यूशन को अडॉप्ट कर लेना। इन केस इट मे बी पॉसिबल कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो पहली बार में बेहतर सॉल्यूशन नहीं दे पाया, यानी कि ट्रायल की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 1 हो गई।
लेकिन अगली बार जब वो अगली स्टेज में गया तो उसने बेहतर सोल्यूशन जनरेट कर दिया। इट मीन्स ठीक है, पहली बार उसने नहीं कर पाया, लेकिन अगली स्टेज में बेहतर परफॉर्मेंस दे दी उसने, तो वापस ये जो ट्रायल की वैल्यू 1 हो गई थी, वापस रीसेट होके 0 हो जाती है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को हमने काम दिया है, ठीक है, पहली बार उसने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन अगली बार दोबारा काम देने पे उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, इसका मतलब हमको उसको नहीं निकालना है। इट मीन्स वो आगे और बेहतर परफॉर्म कर सकता है, तो उसकी वैल्यू को हम दोबारा रीसेट 0 पे कर देंगे, यानी उसकी लिमिट वापस 0 हो जाए, सॉरी, लिमिट इन द सेंस कि ट्रायल की वैल्यू इनिशियली फिर से 0 हो जाएगी और फिर वो लिमिट तक आगे प्लस इंक्रीमेंट होगी अगर वो बेहतर सोल्यूशन जनरेट ना कर पाए। अब मैटर आया कि भाई ये लिमिट कितनी हो, यानी कितनी बार आप ये देखोगे कि कोई सोल्यूशन आगे बेहतर सोल्यूशन नहीं जनरेट कर पा रहा है अगली स्टेज में, कितनी बार देखेंगे? तो इस जो लिमिट की वैल्यू है उसको इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। एन पी क्रॉस डी इज नथिंग बट द डी इज डायमेंशन। अब क्वेश्चन रेज कि भाई डायमेंशन क्या है? तो अगर आपने जेनेटिक एल्गोरिथम का लेक्चर मेरा देखा होगा तो वहां देखा होगा हर एक सोल्यूशन में, यानी जिस सॉल्यूशन को हम क्रोमोसोम कहते थे, उस सॉल्यूशन का जो इंडिविजुअल पार्ट होता था वो कहलाता था जीन्स। उसी प्रकार से कितने जीन्स किसी क्रोमोसोम में अवेलेबल हैं वो उसकी डायमेंशन कहलाती थी। तो अगर मैं कहूं कि हमारे किसी एक सॉल्यूशन में 5 अलग-अलग इंडिविजुअल वेरिएबल हैं, इट मींस डायरेक्शन उसकी क्या हो जाएगी डायमेंशन उस सॉल्यूशन की 5 हो जाएगी। उसी प्रकार से डी हो गई डायमेंशन। अब ये आती है बात एनपी की। पी स्टैंड्स फॉर द पॉपुलेशन एंड इट स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पॉपुलेशन। तो जो हमारे पॉपुलेशन की साइज होगी, उस पॉपुलेशन की साइज में जब हम डायमेंशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस प्रकार हमको लिमिट मिल जाएगी। तो अगर मैं कहता हूं हमारे पॉपुलेशन की साइज 4 है और हमारी डायमेंशन 3 है, तो 4 क्रॉस 3 इक्वल्स टू 12, दैट इज नथिंग बट द लिमिट। अब ये एक रिसर्च का विषय है कि लिमिट आप कितनी तय करो। क्यों? क्योंकि जितनी डायमेंशन बढ़ जाएगी और जितनी पॉपुलेशन आप बढ़ाओगे उतनी ही आपकी लिमिट बढ़ती जाएगी। तो अगर आप लिमिट बढ़ाते जाओगे तो डेफिनिटली आपकी कहीं न कहीं एक्यूरेसी से भी आप कंप्रोमाइज़ करते जा रहे हो। तो दैट इज़ द अनदर पार्ट जो कि रिसर्च में देखी जा सकती है, की जा सकती है। Next, let's start with the understanding of the concept of artificial bee colony optimization technique. इसकी वर्किंग को समझने के लिए हमने यहाँ पे स्फेयर फंक्शन ले रखा है। इट मीन्स हमारी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम में हमने लिया है ये स्फेयर फंक्शन x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर, इसी प्रकार से प्लस x4 स्क्वायर, यही स्फेयर फंक्शन होता है। हमारा एम है यहाँ पे इस फंक्शन की वैल्यू को मिनिमाइज करना। इट मीन्स वी आर कंसीडरिंग हियर इट एज अ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। और अगर हमको इसको मिनिमाइजेशन मतलब इट मीन्स इस फंक्शन की वैल्यू सबसे मिनिमम आनी चाहिए, अब डेफिनेटली सबसे मिनिमम 0 आनी चाहिए अगर देखा जाए, तो हमारा एम है x की ऐसी वैल्यू यहाँ पुट करना जिसके लिए इस फंक्शन की वैल्यू मिनिमम आए। तो इफ इट इज अ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हुआ? मिनिमाइजेशन ऑफ fx। और fx की वैल्यू क्या है? नथिंग बट दी समेशन ऑफ दी एक्स आई स्क्वायर, एंड आई की वैल्यू इस प्रॉब्लम के लिए कितनी है? 1 से 3, क्योंकि यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं? 3 वेरिएबल हैं। तो इस प्रकार से हमारे डिसीजन वेरिएबल कितने हो गए? 3 हो गए, x1 x2 एंड x3। तो हमारे इन डिसीजन वेरिएबल के लिए हमको ऐसी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जिसके लिए ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसकी वैल्यू मिनिमम आनी चाहिए। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो उसमें हमको एक दो चीज इनिशियलाइज करनी है। पहली चीज तो क्या? सॉम की साइज। तो हमारे सॉम की साइज हमने लेट सपोज दैट मानी 6, और नंबर ऑफ साइकिल वो आप सभी जानते हो, वाकिफ होगे, इटरेशन। तो हम जो इस प्रक्रिया को दोहराएंगे, इट मींस आर्टिफिशियल बी कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक की जो प्रोसेस है, यानी कि वो 3 फेजेस जिससे होकर हमारे सॉल्यूशन को गुजरना है, उसको हम 10 टाइम्स रिपीट करेंगे। यहाँ पे हमने बेसिकली लिमिट 1 सेट कर रखी है, अदरवाइज लिमिट सेट कितनी करनी चाहिए थी हमको, वो अभी हम आपसे डिस्कशन करके बताते हैं कि क्या करनी चाहिए थी। वो डिपेंड करती है किस पे? पॉपुलेशन साइज इनटू डायमेंशन। डायमेंशन तो आपको पता चल गई यहाँ पे कि 3 डायमेंशन है, x1 x2 एंड x3, यानी 3 तो मल्टीप्लाई होगा। अब पॉपुलेशन की साइज किस पे डिपेंड करती है? पॉपुलेशन की साइज डिपेंड करती है सॉम की साइज पे। तो पॉपुलेशन की साइज सॉम की साइज की हाफ होती है। इट मींस अगर सॉम की साइज यहाँ 6 है तो पॉपुलेशन की साइज होगी 6 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 3।
इट मींस पॉपुलेशन की साइज हुई 3, डायमेंशन हुई 3, इट मींस लिमिट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉर्मली 9 होनी चाहिए। लेकिन अब ये लिमिट मैंने 1 इसलिए ले रखी है जिससे कि ऑल पॉसिबिलिटीज हमारे प्रॉब्लम में जनरेट हो सके और मैं आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझा सकूं। जो अगला स्टेप होगा वही जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि जो अगला स्टेप होगा वो एम्प्लॉयड बी, चूंकि 3 फेजेस हैं और तीनों फेजेस में अलग-अलग टाइप की बीज हैं, तो सबसे पहले हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि एम्प्लॉयड बीज की संख्या क्या होगी, ऑन-लुकर बीज की संख्या क्या होगी और फूड सोर्सेज की क्या संख्या होगी। तो दैट्स व्हाई एम्प्लॉयड बीज की संख्या, ऑन-लुकर बीज की काउंटिंग और फूड सोर्सेज, ये तीनों की ही वैल्यू डिपेंड करती है सॉम की साइज पे। और जो सॉम की साइज होती है डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 3। It means number of employed bees would be 3, onlooker bees would be 3 and food sources will be equals to 3 itself। तो ये पहले दो स्टेप यहाँ हो गए। अगले स्टेप में हमारा काम होता है रैंडम सॉल्यूशंस जनरेट करना। इट मींस अब पॉपुलेशन बनानी पड़ेगी। पॉपुलेशन की साइज हमने क्या की ली, सॉम साइज डिवाइड बाय 2, यानी कि सॉम की साइज थी 6 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 3। तो हमको रैंडम सॉल्यूशन जनरेट करने हैं 3, तो वो कैसे जनरेट करेंगे, x मिनिमम प्लस रैंडम इनटू 0 टू 1, यानी कोई भी रैंडम वैल्यू 0 से 1 के बीच की, x मैक्सिमम माइनस x मिनिमम, जहां पे हमारी जो j की वैल्यू है 1 टू अप टू डायमेंशन, लेकिन अब हमारी डायमेंशन यहाँ कितनी है, 3 है। तो हमें करना क्या है, हमें ये डिसाइड करना होगा कि जो सोल्यूशन की वैल्यूज होंगी वो किस रेंज से किस रेंज के बीच में होगी। इसको एग्जांपल देके समझाता हूँ। जब हमने ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम सॉल्व की तो सेल्समैन के पास क्या होता था, नंबर ऑफ सिटीज। तो डेफिनेटली जो लोअर बाउंड है वो क्या होगा, यानी कितनी नंबर ऑफ सिटी, एटलीस्ट मिनिमम एक सिटी तो होगी ही होगी। तो डेफिनेटली जो लोअर बाउंड वैल्यू है दैट इज 1 फॉर ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, क्योंकि एक सिटी तो हो तब तो वो सेल्समैन अपना प्रोडक्ट को सेल कर पाए। और मैक्सिमम यानी अपर बाउंड क्या होगी, अब वो जितनी उसको सिटीज दी गई, मैं कहता हूँ उसको 5 सिटी दी गई है, तो क्या हो जाएगी, अपर बाउंड क्या हो जाएगा 5। इस प्रकार लोअर बाउंड मिला टीएसपी के लिए 1 और अपर बाउंड मिल गया 5। तो 1 से लेकर 5 तक की जो वैल्यूज हैं, तो यहाँ मैक्स की जगह हो जाएगा 5 और मिन की जगह हो जाएगा 1। अब रैंडम वैल्यू कोई भी इससे मल्टीप्लाई होगी 0 से 1 के बीच में। तो इस प्रकार हमको क्या करना है, ये 3 बार जनरेट करना है और 3 बार जनरेट करने पे हमको पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू मिल जाएगी। और यही काम हम कहाँ करेंगे, जितना हमने रो में किया उसी प्रकार हम कॉलम में भी करेंगे, जिससे कि हमको 3 सॉल्यूशंस मिल जाए। हर एक सॉल्यूशन में 3 वेरिएबल हैं, तो इस प्रकार हमको 3 सॉल्यूशन जनरेट करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से हम रैंडम सॉल्यूशंस जनरेट कर सकते हैं इस फंक्शन का यूज करके। एंड डेफिनेटली जब हम किसी रैंडम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि जो मल्टीप्लिकेशन यानी जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो हमारी लोअर बाउंड से बिलो चली जाए, या हो सकता है अपर बाउंड से इंक्रीज कर जाए, क्योंकि ऑब्वियस है मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन को डील करने के लिए अगर कोई वैल्यू लोअर बाउंड से नीचे चली गई है तो हम उसको वापस उठा के लोअर बाउंड पे सेट कर देते हैं। और बाय मिस्टेक अगर कोई वैल्यू मल्टीप्लिकेशन के बाद अपर बाउंड को क्रॉस कर गई है तो जो क्रॉस्ड वैल्यू है उसको वापस लाकर हम अपर बाउंड पे सेट कर देते हैं। इस प्रकार से हम अपने सॉल्यूशन स्पेस को विद इन अ बाउंड्री रख सकते हैं। तो हमने देखा इस ऑपरेशन के बाद में कि रैंडम सॉल्यूशन जनरेट कर दिए। तो पहले सॉल्यूशन में जो वैल्यू है वो है, पहले वेरिएबल की वैल्यू है डिसीजन वेरिएबल की 1, दूसरे डिसीजन वेरिएबल की वैल्यू 0, तीसरे डिसीजन वेरिएबल की वैल्यू 6। इट मींस x1 is equals to 1, x2 is equals to 0, x3 is equals to 6। इसी प्रकार दूसरे सॉल्यूशन में x1 equals to 4, x2 equals to 3, x3 equals to 7 एंड थर्ड सॉल्यूशन में x1 equals to 2, x2 equals to 1 and x3 equals to 3। तो ये हमको सॉल्यूशंस मिल गए। अब अगला काम क्या करेंगे, यहाँ पे अगला काम है जो हमारे पास में 3 अलग-अलग सॉल्यूशन हैं, इनकी पहले तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू कैलकुलेट करना और उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू का यूज करके फिटनेस कैलकुलेट करना हर सॉल्यूशन की। ठीक, तो सबसे पहला हमारा काम है क्या, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा क्या था, इन तीनों वैल्यूज का स्क्वायर यानी x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर कर लिया भैया हमने। तो 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ऐसा करने पे हमें वैल्यू क्या मिली, 37 मिली। अब हमने इस 37 के बेस पे फिटनेस वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हमने देखा हुआ था कि अगर हमारी f की वैल्यू 0 या 0 से अधिक है तो फिटनेस फंक्शन इससे कैलकुलेट होगा फिटनेस वैल्यू, और अगर ये बिलो देन 0 होती तो इससे कैलकुलेट होता। चूंकि वैल्यू हमारी 0 से ज्यादा है तो हम 1/1 प्लस f का यूज करेंगे।
जब हमने f की जगह पे 37 प्लेस कर दिया तो हमें वैल्यू मिली 0.0263। इट मींस हमारे पहले सॉल्यूशन की जो फिटनेस वैल्यू है दैट इज 0.0263। इसी प्रकार हमने दूसरे का भी कैलकुलेट कर लिया तो उसकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू मिली 74, फिटनेस फंक्शन वैल्यू मिली 0.0133 एंड थर्ड वन सॉल्यूशन की जो हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू मिली दैट इज 14 और जो फिटनेस वैल्यू मिली हमें 0.0666। इस प्रकार से हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन और फिटनेस कैलकुलेट कर लिया सारे सॉल्यूशन का। अब अगला टास्क है हमारा जनरेट ट्रायल। अब हमने एक चीज और डिस्कस की थी कि हर एक सॉल्यूशन के साथ में एक वेरिएबल एसोसिएटेड होता है जिसको हम ट्रायल कहते हैं और ट्रायल की इनिशियल वैल्यू क्या होती है 0 और ये कब इंक्रीमेंट करेगी कि जब ये सॉल्यूशन सपोज दैट एक एग्जांपल के तौर पे ये पहला सॉल्यूशन अगले स्टेप पे इटरेशन पे जाके कोई नया सॉल्यूशन जनरेट करे और नया सॉल्यूशन जनरेट करने पे जो नया सॉल्यूशन जनरेट हुआ है अगर वो मोस्ट फिटेड यानी इससे ज्यादा फिट नहीं है यानी कि क्या इस सॉल्यूशन ने नया जो सॉल्यूशन जनरेट किया वो फिट नहीं जनरेट कर रहा है तो डेफिनेटली इसकी जो ट्रायल वैल्यू होगी इंक्रीमेंट हो जाएगी 1 से। अगर इस सॉल्यूशन ने अगले स्टेप में मोस्ट फिटेड यानी अपने से ज्यादा फिटेड सॉल्यूशन दूसरा जनरेट किया इट मींस इसकी ट्रायल की वैल्यू 0 की 0 बनी रहेगी और अगर ये वैल्यू 1 हो चुकी होती तो भी 0 पे रीसेट हो जाती। ठीक है तो हमने क्या किया अब यहाँ पे जनरेट इनिशियल ट्रायल वेक्टर तो इनिशियली चूंकि अभी हमने अगले स्टेप पे तो गए नहीं है तो सबकी ट्रायल वेक्टर वैल्यू क्या है तीनों सॉल्यूशन की 0 है। तो आपने देखा ये ट्रायल वैल्यू हो गई ये हमारे पास सॉल्यूशन हो गया ये सबकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू और ये सबकी फिटनेस वैल्यू। नाउ नेक्स्ट फेज आता है हमारा ये तो इनिशियलाइजेशन कंप्लीट हो गया। अब इनिशियलाइजेशन कंप्लीट होने के बाद में हम जाएंगे डायरेक्ट एम्प्लॉयड बी फेज में। एम्प्लॉयड बी फेज को समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूं कि आखिर होगा क्या इस फेज में। तो इस फेज में क्या होगा कि हमारे पास में कुछ फूड सोर्सेज होंगे लेट सपोज दैट हमारे पास में 4 फूड सोर्स हैं जिसको आप सॉल्यूशन भी कह सकते हो। वही सॉल्यूशन जो अभी हमने जनरेट करके देखा प्रीवियस स्टेप में। तो ये हमारे पास में क्या हो गया सॉल्यूशन हो गए और सॉल्यूशन इट मींस एक सिंगल पॉपुलेशन हो गई और इसमें हर एक सिंगल सॉल्यूशन एक फूड सोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वी हैव F1 F2 F3 एंड F4 फोर फूड सोर्सेज वी हैव। each food sources it means each solution will have what डिसीजन वेरिएबल वैल्यू। हर एक के पास में सॉल्यूशन पास 3 डिसीजन वेरिएबल थे तो सबके पास में क्या होगी डिसीजन वेरिएबल वैल्यू। सो सपोज दैट दीज आर दी नथिंग बट दी डिसीजन वेरिएबल वैल्यू। तो इसकी डिसीजन वेरिएबल वैल्यू इसकी हो गई और इसकी हो गई। ठीक है अब डिसीजन वेरिएबल वैल्यू सबकी मिल गई हमको सारे सॉल्यूशन की इंडिविजुअल फूड सोर्स की। अब इंडिविजुअल फूड सोर्स का हम क्या निकालेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन के हिसाब से ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो सबकी हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ये हम किसकी बात कर रहे हैं एम्प्लॉयड बी फेज की बात कर रहे हैं कि हम सबसे पहले हमारे पास क्या होगा इंडिविजुअल सॉल्यूशंस वही जो हमने जनरेट किए। फिर हमको क्या करना होगा सबकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद में उसके बेसिस पे हमें फिटनेस वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी और फिटनेस वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद में अब यहाँ पे हमारे पास में 4 बीज हैं तो जितने हमारे पास में फूड सोर्सेज होंगे उतनी ही हमारे पास में बीज भी होंगी एम्प्लॉयड बीज। ठीक तो एम्प्लॉयड बी 1 एम्प्लॉयड बी 2 एम्प्लॉयड बी 3 और एम्प्लॉयड बी 4 इनका काम क्या है हमारे फूड सोर्सेज को इट मींस जो फूड सोर्सेज है इनको एक्सप्लॉइट करना। गॉट इट। तो इनको हर एक इंडिविजुअल बी ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एम्प्लॉयड बी फेज में हर एक इंडिविजुअल फूड सोर्स को इंडिविजुअल बी जिनको हम एम्प्लॉयड बी कह रहे हैं वो एक्सप्लॉइट करेंगी। तो यहाँ जो सॉम की साइज थी तो लेट सपोज दैट सॉम की साइज हमारे पास में 8 है तो इस प्रकार फूड सोर्स की साइज यहाँ कितनी हो गई 8 डिवाइड बाई 2 दैट इज 4। तो अब एम्प्लॉइज बेस कितनी होंगी ये कैसे डिसाइड कर लिया कि 4 होंगी। तो एक तो सीधा कॉन्सेप्ट है कि भाई जितने नंबर ऑफ फूड सोर्सेज होंगे उतनी ही उनकी एम्प्लॉयड बेस भी होंगी। तो दैट्स व्हाई एम्प्लॉयड बेस इज नथिंग बट दी सॉम साइज डिवाइड बाई 2 दैट वुड बी 4 इटसेल्फ। एंड अब अगले फेज में जब हम जाएंगे तो वहां पे हम ऑन लुकर बीस को भी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा तो वो भी किस पे डिपेंड करती है सॉम साइज पे। तो चूंकि सॉम साइज अगर हमारी 8 है तो डिवाइड बाई 2 इट मींस हमारी जो ऑन लुकर बीज होगी उनकी भी संख्या हमने यहाँ पे 4 ही कर रखी है जो हम बाद में देखेंगे अभी हमको इससे ज्यादा मतलब यहाँ पे नहीं है। तो एम्प्लॉयड बी फेज में हमने क्या किया रिपीट करता हूँ सबसे पहले हम क्या करेंगे जो हमारे पास पुराने सोल्यूशन स्पेस हैं तो उनको ले लेंगे हम सारे इंडिविजुअल सॉल्यूशंस को सबकी इंडिविजुअल वैल्यूज होंगी डिसीजन वेरिएबल वैल्यूज। फिर हम उनका ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बेस पे फिटनेस वैल्यू कैलकुलेट होगी।
यहाँ पे 4 बीज होंगी जो एसोसिएटेड होगी हर फूड पार्टिकल से, और उन सब का काम होगा उस फूड पार्टिकल को एक्सप्लॉइट करना, उस फूड सोर्स को एक्सप्लॉइट करना। गॉट इट? तो चलिए करके देखते हैं। इस काम को करने के लिए हम इस सूडो कोड को पहले मैं आपको समझा दूं, और इसी सूडो कोड का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन जनरेट करने में। सो व्हाट थिंग्स वी हैव इनिशियली, हमारे पास इनपुट क्या होगा इस एम्प्लॉयड बी फेज में आने से पहले, हमारे पास में एक तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, साथ में लोअर बाउंड होगा, अपर बाउंड होगा, नंबर ऑफ जो पॉपुलेशन की साइज है वो होगी, यानी कितने सॉल्यूशंस होंगे इंडिविजुअल सॉल्यूशन। साथ ही हमारे पास में सबकी प्रॉफिटेबिलिटी वैल्यू होगी कि क्या प्रॉफिटेबिलिटी है। साथ ही हमारे पास में ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू, फिटनेस वैल्यू और ट्रायल वेक्टर। दिस पी इज नथिंग बट दी सॉल्यूशन स्पेस, अगर आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। एंड ट्रायल वेक्टर, ट्रायल वेक्टर का काम क्या था, ये होल्ड करके रखना इंफॉर्मेशन कि कोई सोल्यूशन कितनी बार मोस्ट फिटेड सोल्यूशन जनरेट नहीं कर पाया है। इतनी वैल्यूज हमारे पास में इनिशियली पहले से होंगी, जो कि आपको हमने इनिशियलाइजेशन के टाइम पे दिखाया था। अब अगले स्टेप में चल रहे हैं, तो हमारा काम क्या होगा, सबसे पहले फॉर लूप लगाया हमने 1 to n। हमारे पास में कितनी की पॉपुलेशन की जो साइज है 3 है, जो कितने सॉल्यूशन थे उसमें 3 थे, तो दैट्स व्हाई 1 2 3, 1 2 एंड 3, 3 टाइम्स ये लूप चलेगा। क्या करेंगे हम हर बार, एक रैंडम पार्टनर सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला काम है कि हमने पहला सॉल्यूशन उठाया, समझिएगा यहाँ से सबसे पहले हमने क्या किया, पहला सॉल्यूशन उठाया। 3 सॉल्यूशन थे, सॉल्यूशन उसमें से सबसे पहले हमने पहले को सेलेक्ट किया। फिर हम एक रैंडम पार्टनर सेलेक्ट करेंगे, तो उस 3 में से पहले को जब हमने सेलेक्ट कर लिया तो बाकी बचे 2, तो उन 2 में से हमारा क्या करना है, हम 2 में से कोई एक रैंडम पार्टनर सेलेक्ट करेंगे। उस रैंडम पार्टनर को हम कहेंगे P, और जो हमने पहला वाला सेलेक्ट किया तो डेफिनेटली उसकी I की वैल्यू 1 है, और ये हमने रैंडम बाकी 2 में से कोई एक सेलेक्ट कर लिया। I शुड नॉट इक्वल टू P, यानी जो हमने पहला सेलेक्ट किया है तो उसका जो पार्टनर होगा वो अगले 2 में से होगा, वो खुद भी पार्टनर नहीं बन सकता। तो दैट्स व्हाई ये इस बात को ध्यान देने वाली बात है। तो हमने एक पार्टनर सेलेक्ट कर लिया। पार्टनर सेलेक्ट करने के बाद क्या काम करना है, रैंडमली सेलेक्ट ए वेरिएबल। अच्छा, नॉर्मली हम जब जेनेटिक की बात करें या फिर पार्टिकल सॉर्म की बात करें या फिर आंट कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन की बात करें, तो हम वहां पे किसी एक इंडिविजुअल सॉल्यूशन को पूरा का पूरा मॉडिफाई करते थे। यहाँ पे हम पूरे सॉल्यूशन को मॉडिफाई नहीं करते। जैसे 3 डिसीजन वेरिएबल थे तो हम पुरानी प्रॉब्लम्स में तीनों डिसीजन वेरिएबल को चेंज करते थे, लेकिन यहाँ पे हम किसी एक डिसीजन वेरिएबल को सेलेक्ट करेंगे। तो रैंडमली सेलेक्ट ए वेरिएबल, चाहे किसी भी, अब हमारे पास में 3 वेरिएबल हैं डिसीजन वेरिएबल, तो किसी एक को रैंडमली सेलेक्ट कर लिया और उस रैंडम वेरिएबल को हम मॉडिफाई करेंगे। कैसे मॉडिफाई करेंगे इसकी प्रक्रिया आगे मैं डिस्कस करूंगा। तो हमने उसको मॉडिफाई कर लिया विद द हेल्प ऑफ दिस पार्टनर। अब हम देखेंगे कि जो हमने मॉडिफिकेशन किया है, चूंकि उस मॉडिफिकेशन में हो सकता है कि वो हमारी बाउंड वैल्यू से इंक्रीज या डिक्रीज कर गया हो, क्योंकि बाउंडिंग तो हमने मान के रखी कि भाई 1 से लेकर 5 के बीच में ही कोई वैल्यू आ सकती है। हो सकता है मॉडिफिकेशन के बाद में वो वैल्यू 1 से डिक्रीज कर गई हो, या इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि वो 5 से इंक्रीज कर गई हो। तो हमको वापस उस वैल्यू को बॉन्ड वैल्यू पे लाकर सेट करना पड़ता है। इट मींस हमको विद इन अ बाउंड्री उसको सेट करना पड़ेगा 1 to 5 के बीच में। अब अगला जो स्टेप होगा, ये जो हमने मॉडिफिकेशन कर दिया, यानी कि जो हमने सॉल्यूशन 1 सेलेक्ट किया था उसके किसी एक रैंडम वेरिएबल को हमने मॉडिफाई कर दिया, यानी वो नया सॉल्यूशन बन गया। अब अगर नया सॉल्यूशन बन गया तो डेफिनेटली हम उसको और उसकी नई ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा। नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन जब हमने कैलकुलेट किया तो उसके बेसिस पे नई फिटनेस वैल्यू कैलकुलेट होगी। अब हमको ग्रीडी सिलेक्शन करना है। उस ग्रीडी सिलेक्शन में देखना है कि जो नया सॉल्यूशन जनरेट हुआ उसकी जो नई फिटनेस वैल्यू है, तो नया सॉल्यूशन रिप्रेजेंट हुआ एक्स न्यू से, उसकी नई फिटनेस रिप्रेजेंट हुई फिटनेस न्यू से। अगर ये जो नई फिटनेस वैल्यू है ये पुरानी फिटनेस वैल्यू से बेहतर है, तब तो हम ट्रायल को वापस 0 पे सेलेक्ट कर देंगे, सेट कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसने बेहतर रिजल्ट दिया। तो हमने ट्रायल को 0 पे सेट कर दिया, और ये जो नया सॉल्यूशन हमको मिला उसको हम अडॉप्ट कर लेंगे और पुराने वाले से रिप्लेस कर देंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ, यानी जो नई सॉल्यूशन जनरेट हुआ उसकी फिटनेस पुराने से बेहतर नहीं है, ऐसी सिचुएशन में हम ट्रायल को इंक्रीज कर देंगे 1 से। इट मींस उस सॉल्यूशन ने बेहतर सॉल्यूशन जनरेट नहीं किया है, इसलिए उसकी ट्रायल की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 1 हो गई। ये सारी प्रक्रिया हमको आगे करना है। चलिए करते हैं, इसको करके देखते हैं कैसे करेंगे। ओके, इससे करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे जो टास्क है 2 फेजेस में काम हुआ। पहला काम हुआ जनरेशन, यानी इस फेज का काम यहाँ से यहाँ तक का काम था नया सोल्यूशन जनरेट करना, और ये बाकी के 2 स्टेप का क्या काम था, सिलेक्शन करना। तो यहाँ से जनरेशन हुआ न्यू सोल्यूशन का, और इन 2 स्टेप के बेस पे हमने सिलेक्शन ऑपरेशन परफॉर्म किया बाय यूजिंग अ ग्रीडी कॉन्सेप्ट। Fine. Now please come into the employed B phase.
अब हम एक एग्जांपल लेंगे, वही जो हमने इनिशियलाइजेशन के टाइम पे लिया हुआ था, अगर आपको ध्यान हो कि हमने कहाँ लिया था ये एग्जांपल को, ये देखिए यहाँ पे। तो ये यहाँ पे हम आकर रुक गए थे, इनिशियलाइजेशन यहाँ ओवर हो गया था। अब हमें कहाँ चलना है, अब हमको चलना है अगले स्टेप में। तो हम चलते हैं यहाँ पे, आते हैं एम्प्लॉयड बी फेज में और उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि एम्प्लॉयड बी फेज में कैसे टास्क परफॉर्म होगा। तो एम्प्लॉयड बी फेज में जो वेरिएबल, जब हम किसी को सेलेक्ट करते हैं किसी इंडिविजुअल डिसीजन वेरिएबल को, तो जो उसका मॉडिफिकेशन होता है वो इस कॉन्सेप्ट के थ्रू होता है। तो जो नया वेरिएबल आएगा उसमें हम क्या करेंगे, जो पुराना वेरिएबल है वो यहाँ आएगा, प्लस एडिशन करेंगे हम 5 से। ये जो 5 की वैल्यू है ये -1 से +1 के बीच में रेंज होगी इसकी। फिर एक्सजे मैंने कहा पुराना जो वेरिएबल है, इसमें ये पार्टनर वेरिएबल है, यानी जिस पर्टिकुलर पोजीशन के वेरिएबल को हम अपने सॉल्यूशन में पिक करेंगे चेंज करने के लिए, जो हमने पार्टनर सेलेक्ट किया था उस पार्टनर के भी उसी पोजिशनल वेरिएबल को हम यहाँ पे लिख देंगे। तो हमने ये हमारे सॉल्यूशन का वेरिएबल हो गया और ये हमारे पार्टनर का वेरिएबल हो गया सेम पोजीशन को, उससे उसको माइनस कर दिया। तो ये जो कैलकुलेशन होने के बाद में नई वैल्यू आएगी वही हमारा मॉडिफाइड वेरिएबल हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो इसको करने के लिए हम सबसे पहला जो काम करेंगे, तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, फर्स्ट सॉल्यूशन को पिक किया। तो ये हमारा जो फर्स्ट सॉल्यूशन को हमने यहाँ से पिक किया। तो फर्स्ट सॉल्यूशन को आप देख रहे हो कि यहाँ पे लाकर हमने टास्क को छोड़ा हुआ था। उस टास्क में से हमने ये पहले सॉल्यूशन को यहाँ पिक कर लिया है। अब पहले सॉल्यूशन को पिक करने के बाद में हमने आपको जब एम्प्लॉयड बी फेज की बात की थी, तो उसमें सबसे पहला काम क्या किया था, रैंडम वेरिएबल टू चेंज। तो हमको कोई भी एक रैंडम वेरिएबल लेना है पिक। तो हम पहले को सॉल्यूशन करेंगे, अब इसमें से कोई एक रैंडम वेरिएबल सेलेक्ट करिए, या तो 1 या तो 2 या तो इसको किसी एक को सेलेक्ट किया। तो लेट सपोज दैट हमने सेकंड वेरिएबल को सेलेक्ट कर लिया। तो ये हमारा जो सेकंड वेरिएबल है 0 वाला, इसको हमने सेलेक्ट कर दिया कि हमको इसको चेंज करना है। तो ये देखिए आपने यहाँ पे इसको टिक कर लिया। अगला काम क्या होगा, अगला काम होगा सेलेक्ट ए रैंडम पार्टनर। अब हमने इसको वेरिएबल को ले लिया, पहले को सेलेक्ट कर लिया, इसके रैंडम वेरिएबल ले लिया, अब हमको पार्टनर सेलेक्ट करना है। तो ये बाकी जो बचे दो हैं, एक ये और एक ये, इनमें से किसी एक को आप रैंडमली सेलेक्ट करिए। तो लेट सपोज दैट हमने यहाँ रैंडमली पार्टनर सेलेक्ट किया हुआ है 3 को, तो हमने इस वाले को लिया हुआ है, ये हमने रैंडमली पार्टनर सेलेक्ट कर लिया। अब इस रैंडम पार्टनर को हमने यहाँ पे जब लिखा, तो इसी रैंडम पार्टनर का वही सेम पोजिशनल वेरिएबल जो हमने चेंज करने के लिए सेलेक्ट किया था, उसी को हमको यहाँ सेलेक्ट करना। तो यहाँ पे ये था सेकंड पोजीशन वाला वैल्यू 0 और यहाँ पे सेकंड पोजीशन वैल्यू है आपकी 1। ये सेलेक्ट करने के बाद जो अगला स्टेप है, अगले स्टेप में हमको करना है क्रिएट ए न्यू फूड लोकेशन। अब क्रिएट ए न्यू फूड लोकेशन यानी कि ये जो फॉर्मूला आपको मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला फॉर्मूला, ठीक, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। तो इस फॉर्मूले के लिए हमको क्या करना है, पहले तो फाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कोई भी लेनी है, कहाँ, -1 से 1 के बीच में। लेट सपोज दैट हमने फाई की वैल्यू जो ली है यहाँ पे ली है 0.72। अब ये 0.72 को हम कहाँ पुट कर देंगे, फाई के प्लेस पे कर दिया। अब हमको जनरेट जो करना है नया सोल्यूशन, वो पहले सोल्यूशन का सेकंड वेरिएबल अपडेट करना है। किया भैया, तो पहले सॉल्यूशन का सेकंड वेरिएबल क्या था, 0, वो लिख दिया यहाँ पे भी वही लिख दिया एक्सजे की वैल्यू। और यहाँ क्या आएगी, पार्टनर की सेम पोजिशनल वैल्यू। तो पार्टनर हमारा ये था, इसकी सेम पोजिशनल वैल्यू 1 थी, वो 1 हमने यहाँ लिख दी। जब हमने इसको कैलकुलेशन परफॉर्म किया तो हमें क्या मिला, -0.72। इट मीन्स ये जो 0 है उसको 0 को किससे रिप्लेस कर दिया, -0.72 से हमने रिप्लेस कर दिया। अब रिप्लेस करने के बाद हमको क्या चेक करना है कि ये जो नया सॉल्यूशन आया है क्या वो पुराने सॉल्यूशन से बेहतर है। तो इसको करने के लिए हमने देखा कि ऐसा करें, लेकिन इसको करने से पहले एक प्रॉब्लम आई। देखिए यहाँ पे क्या आई कि हमारी जो ये रेंज थी आपने डिसाइड कर रखी थी 0 से 8 के बीच में। इसको जब मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था तो वहां पे आपको मैंने दिखाया था कि ये जो वैल्यू सेट थी कि ये जो हमारे जो डिसीजन वेरिएबल है इनकी वैल्यू 0 से लेकर 8 के बीच में ही हो सकती है। तो चूंकि ये 0 से 8 के ही बीच में हो सकती है और हमको वैल्यू यहाँ के मिल गई -0.72, इट मींस ये हमारे लोअर बाउंड से बिलो चली गई। अगर लोअर बाउंड से बिलो चली गई तो हमको इस वैल्यू को वापस कहाँ लाके सेट करना पड़ेगा, इस लोअर बाउंड पे लाके सेट करना पड़ेगा। चलिए भैया इसको देखते हैं कि कैसे करेंगे। ठीक है, तो बाउंड वैल्यू जो है हमको उसको वापस सेट करना है। तो हमारी किसने वैल्यू ने एक्सप्लॉइट किया था लोअर बाउंड को, x2 वैल्यू ने एक्सप्लॉइट किया था।
तो हम क्या करेंगे, तो जो नई वैल्यू है कैसे आएगी, मैक्सिमम आएगी, किसकी किसकी, एक तो लोअर बाउंड वैल्यू की, और ये जो नई वैल्यू है इन दोनों के बीच में हम मैक्स ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। हमने वैल्यू लिख दिया -0.72 और ये आपका लोअर बाउंड 0 पे सेट था, दोनों में मैक्सिमम 0 था, तो दैट्स व्हाई ये जो वैल्यू है वापस किस पे सेट हो जाएगी, 0 पे सेट हो जाएगी, यानी कि ये वैल्यू नई चेंज होके हो गई 0। जब ये 0 चेंज होके हो गई, अब हमारा काम है इसकी फिटनेस वैल्यू कैलकुलेट करना। फिटनेस वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले तो हमको ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फिर उसके बेसिस पे फिटनेस कैलकुलेट होगी। तो नई वैल्यू हमको क्या मिली, ये मिली 106, हालांकि पुरानी भी यही थी लेकिन लीव इट, हमको तभी नहीं मिली 106। अब हमने इसकी क्या कैलकुलेट की, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैलकुलेट किया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैलकुलेट करने पे हमको वैल्यू मिली 37। फिर हमने इसका कैलकुलेट किया फिटनेस वैल्यू, फिटनेस वैल्यू आई 0.0263। इस प्रकार से हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमको देखना पड़ेगा ये जो नई फिटनेस वैल्यू आई है, क्या ये पुरानी फिटनेस वैल्यू से बेहतर है या नहीं है। हमने देखा ये जो नई फिटनेस वैल्यू आई है, ये हमारी पुरानी फिटनेस वैल्यू के इक्वल, यानी बेहतर तो है ही नहीं है। जब बेहतर नहीं है तो डेफिनेटली कोई मॉडिफिकेशन संभव ही नहीं है, क्योंकि अगर बेहतर होती तब तो वो चेंज होता, एक्सचेंज करता पुराने सोल्यूशन को नए सोल्यूशन से। तो चूंकि अगर ऐसा है तो डेफिनेटली क्या करेंगे हम, जो उसका ट्रायल वैल्यू था, जो ट्रायल वैल्यू है उसको इंक्रीज कर देंगे 1 से, क्योंकि हमारे सोल्यूशन 1 ने कोई नया सोल्यूशन जनरेट नहीं किया। तो देखिए यहाँ पे पहले वो वैल्यू क्या थी, 0 थी, अब क्या हो गई यहाँ पे 1, और बाकी वैल्यू एज इट इज लिखी हुई है। तो इस प्रकार से हमारे एम्प्लॉय बी फेज का पहला इटरेशन कंप्लीट हो गया। अब इस इटरेशन के बाद में हमको किसको लेना पड़ेगा, ये पहले सॉल्यूशन का हो गया, अब हम किस पे जाएंगे, सेकंड सॉल्यूशन पे, फिर हम किस पे जाएंगे, थर्ड सॉल्यूशन पे। जब हम तीनों सॉल्यूशन के लिए सारे स्टेप रिपीट कर लेंगे, इट मींस हमारा एम्प्लॉयड बी फेज कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद हम किस में जाएंगे, ऑन लूकर बी फेज में जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सेकंड सॉल्यूशन के लिए भी सेम प्रक्रिया को रिपीट करके बताता हूँ। तो देखिए सेकंड सॉल्यूशन में वही किया कि हम सबसे पहले क्या किया, सेकंड सॉल्यूशन को पिक किया। सेकंड सॉल्यूशन को पिक करने के बाद हमने क्या बोला था कि कोई भी एक रैंडम वेरिएबल ले लो जिसको चेंज करना है, तो हमने रैंडम वेरिएबल क्या लिया, फर्स्ट ले लिया यहाँ पे। तो दैट्स वाई ये पहली पोजीशन यानी 4 को चेंज करना है। फिर हमें क्या करना पड़ता है, पार्टनर सेलेक्ट करना पड़ता है, तो इसको छोड़ के बाकी दो में से कोई एक पार्टनर रैंडमली सेलेक्ट होगा। लेट सपोज दैट यहाँ पार्टनर सेलेक्ट हुआ 1, यानी ये पहला वाला पार्टनर सेलेक्ट हो गया, तो हमने उसको ले लिया। अब हमें करना है न्यू फोर्ड लोकेशन बनानी है। न्यू फोर्ड लोकेशन कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो हम अपने उस फंक्शन में क्या था, फाइव कैलकुलेट करते थे। फाइव की वैल्यू -1 से +1 के बीच में थी, तो हमने यहाँ पे लेट सपोज 0.36 रैंडमली ले लिया। इसके बाद में हमें वो वैल्यूज को अपने फंक्शन पे रखनी है। तो फंक्शन में पहली वैल्यू आती थी हमारी ये जो यहाँ पे है xj, यानी जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है सेकंड सोल्यूशन, उसकी पहली वैल्यू वो आ गई 4, ये 5 का मल्टीप्लीकेशन हो गया। फिर यहाँ पे भी 4 वही xj है, माइनस पार्टनर की वो वैल्यू, पार्टनर की वैल्यू क्या है 1। जब हमने इस वैल्यू को यहाँ रख दिया, कैलकुलेशन किया, हमें मिला 5.08। अब इस 5.08 को कहाँ रिप्लेस कर देंगे, इस पहली लोकेशन के वैल्यू से रिप्लेस कर दिया, तो हमें जो नया सोल्यूशन मिल गया इस सोल्यूशन की जगह पे वो मिला 5.08 3 एंड 7। जब ये नया सोल्यूशन मिल गया तो अगले टास्क पे जाते हैं। अगले टास्क पे हमारा काम क्या है, इसकी बाउंड वैल्यू को चेक करना। तो क्या ये 5.08 हमारी बाउंड वैल्यू को क्रॉस कर गया है, हमने देखा नहीं, बाउंड वैल्यू हमारी क्या थी, जीरो से 8 के बीच में, तो ये 5.08 हमारी बाउंड वैल्यू को क्रॉस नहीं किया है, इसलिए ये जो बाउंड वैल्यू चेकिंग वाला था नॉट रिक्वायर्ड है। अगला काम है फिटनेस कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले हमको ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जब हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू कैलकुलेट की, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, 5.08 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ये कैलकुलेट करने के बाद में हमें क्या मिला, अभी ये वैल्यू यहाँ पे हमने नहीं पुट की है ना, अब ये हम यहाँ पे देखेंगे कि ये वैल्यू यहाँ पे पुट की जा सकती है कि नहीं की जा सकती, अब ये कैलकुलेशन चल रहा है। नया हमको इनपुट यहाँ पे मिल चुका है, सॉरी नया सोल्यूशन। तो हमने जब इसका फिटनेस ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैलकुलेट किया, दैट इज 83.8064, फिर हमने इसकी फिटनेस कैलकुलेट की, दैट इज 0.0118, ये हमको नई फिटनेस मिल गई। अब हम इसको कंपेयर करें, किससे कंपेयर करें, नई फिटनेस को पुरानी फिटनेस से। तो हमने देखा पुरानी फिटनेस जो थी वो है हमारा कितना है आपका यहाँ पे, पुरानी फिटनेस वो है देखिए 0.0133, और यहाँ पे जो नई फिटनेस आई है 0.0118। इट मींस ये जो है आपकी फिटनेस वैल्यू है वो इससे छोटी है, क्योंकि ये वैल्यू आपकी बड़ी है। तो ओल्डर फिटनेस वैल्यू न्यू फिटनेस वैल्यू से बेहतर है।
तो कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं होगा, तो डेफिनेटली हमको इसके भी ट्रायल को क्या करना पड़ेगा, 1 से इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले वैल्यू क्या थी, 0 थी और इसका ट्रायल हो गया 1। क्यों हो गया? क्योंकि जो हमारा नया सॉल्यूशन आया उसकी जो फिटनेस है वो पुरानी फिटनेस से बेहतर नहीं है। इट मींस सॉल्यूशन 2 ने भी हमारा बेहतर सॉल्यूशन जनरेट करने में हेल्प नहीं की। गॉट इट? अगला काम, सेम टास्क हमको थर्ड सॉल्यूशन के साथ में करना है, तो इस काम को कर लेते हैं। गॉट इट? सबसे पहले तो हमने वो थर्ड सॉल्यूशन को पिक किया। उसके बाद में कोई रैंडम वेरिएबल लिया, रैंडम वेरिएबल हमने यहाँ थर्ड वेरिएबल ले लिया। फिर हमने पार्टनर सेलेक्ट किया, इन दोनों में से कोई एक पार्टनर ले लें, तो हमने पहले को पार्टनर सेलेक्ट कर लिया। पहले को करने के बाद में उसी की सेम पोजिशनल वैल्यू 6 यहाँ हो गई। न्यू फोर्ड लोकेशन कैसे बन गई, 5 की वैल्यू ली, इसमें फॉर्मूले में पुट की, हमको मिला 0.72। 0.72 को हमने रिप्लेस कर दिया इस फोर्थ पोजीशन की वैल्यू से। अब हमारा काम है ये चेक करना कि ये बाउंड वैल्यू के विद इन लाई करता है कि नहीं। हाँ, डेफिनेटली बाउंड वैल्यू के अंतर्गत आता है, तो इस स्टेप की जरूरत नहीं है। फिर हम आते हैं फिटनेस कैलकुलेट करने में। जब हमने इस नए सोल्यूशन की फिटनेस कैलकुलेट की तो हमको मिल गई 0.1535। और अब इस फिटनेस को हमको कंपेयर करना है पुरानी फिटनेस से। तो जब हम इस नई फिटनेस को यानी 0.1535 को पुरानी फिटनेस यानी 0.0666 से हम कंपेयर करते हैं तो नई फिटनेस हमको बेहतर मिली। तो जो नई फिटनेस है चूंकि पुरानी फिटनेस से बेहतर है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो ट्रायल है वो 1 से 0 पे सेट हो जाएगा। अच्छा, आपको 1 तो हुआ ही नहीं था, फिर कैसे आपने 1 से इसको लिख दिया यहाँ पे? एक्चुअली कॉन्सेप्ट बस इतना है कि चाहे वो कुछ भी हो, 1 हो, 2 हो, कुछ भी हो, व्हाटएवर, लेकिन अगर उसने एक बार बेहतर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया तो हम यही मान के चलते हैं कि उसको वापस किस पे रीसेट कर देना है, 0 पे रीसेट कर देना। तो इसलिए प्लीज कंफ्यूज ना हो। और चूंकि ये जो हमारी फिटनेस वैल्यू है ये नई फिटनेस वैल्यू पुरानी से बेहतर है, तो इसलिए ये जो सोल्यूशन है, नया सोल्यूशन, ये हमारे पुराने सोल्यूशन से रिप्लेस हो जाएगा। तो देखिए हमने कर दिया यहाँ पे, तो पुरानी वैल्यू जो हमारी थी वो क्या थी, 213, तो हमने उसे रिप्लेस कर दिया 21.0.72 से। नई ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू, नई फिटनेस वैल्यू और उसकी ट्रायल हमने सेट कर दिया 0 पे। गॉट इट? तो इस तरीके से तीनों सोल्यूशन के लिए हमने एम्प्लॉयड बी फेज को कंप्लीट कर लिया। इसको कंप्लीट करने के बाद हम किस फेज में जाएंगे, ऑन लुकर बी फेज में जाएंगे। अब ऑन लुकर बी फेज में देखते हैं कि क्या टास्क होता है। गॉट इट? इस प्रॉब्लम को ऑनलुकर बी फेस को समझने के लिए देखिए बाकी सारी चीजें आपको वही कॉमन दिख रही, तो आपको ध्यान हो कि जब मैं ऑनलुकर बी फेस समझा रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि बाकी के जो 2 स्टेप होते हैं, क्या, एक तो नया सॉल्यूशन जनरेट करना और फिर ग्रेडी सिलेक्शन करना, वो कॉमन है। लेकिन उसके पहले जो स्टेप होता है प्रॉफिटेबिलिटी के बेस पे ये देखना कि कौन सा फूड सोर्स एक्सप्लॉइट होगा या नहीं होगा, ये चेकिंग जो है वो यहाँ थोड़ा सा नई है। तो आपने देखा कि हमारे पास में 4 सॉल्यूशन हैं और चारों सॉल्यूशन के ये डिसीजन वेरिएबल्स हैं। इस बेसिस पे हमने सॉरी इस बेसिस पे हमने उनका ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैलकुलेट किया। देन ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बेस पे जो वैल्यू के बेस पे हमने फिटनेस वैल्यू कैलकुलेट की। देन नेक्स्ट स्टेप इज दैट, इस नेक्स्ट स्टेप में हम अब जो काम है वो मेन काम यहाँ से अब स्टार्ट होता है। तो लेट्स सपोज दैट ये 4 ऑन लुकर बीज हैं, क्योंकि जितने फूड सोर्स होंगे उतनी बीज होंगी, ये तो लॉजिक पहले ही क्लियर है। अब यहाँ वहां पे क्या होता था, अगर आपको याद हो एम्प्लॉयड बी फेज में हर एक फूड सोर्स को उनकी रिस्पेक्टिव बीज ही एक्सप्लॉइट करती थी। तो चूंकि वहां पे 4 फूड सोर्सेस थे एम्प्लॉयड बी फेज में, तो 4 बीज थी और 4 बीज अपनी अपने इंडिविजुअल फूड सोर्स को एक्सप्लॉइट कर रही थी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। तो पहली बी ऑन लुकर बी आई, उसने पहले फूड सोर्स को एक्सप्लॉइट किया। अब वो ये भी इस फूड सोर्स को एक्सप्लॉइट करेगी कि नहीं करेगी, इसके लिए एक कंडीशनल वैल्यू है जो मैंने कहा प्रॉफिटेबिलिटी, जिसको हम प्रोबेबिलिटी के नाम से अब यहाँ पे कहेंगे। तो सबसे पहले कुछ प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट होगी। अगर वो प्रोबेबिलिटी एक सर्टेन रेंज से ऊपर है तो ही ये पर्टिकुलर बी इस फूड सोर्स को एक्सप्लॉइट करेगी, और अगर ऐसा नहीं है तो ये बी अगले किसी दूसरे फूड सोर्स को एक्सप्लॉइट करेगी। गॉट इट? तो चलो इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो क्या हुआ कि हमने क्या किया कि एक बी आई, अब ये फूड सोर्स है, उसका रिस्पेक्टिव फूड सोर्स है, और एक प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की, यानी कि ये चेक किया कि क्या ये बी उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है कि ये वो इस फूड सोर्स को एक्सप्लॉइट कर सके। मैंने कहा हाँ कर रही है। अगर कर रही है तो इस फूड सोर्स को उसने एक्सप्लॉइट कर दिया और एक नया सोल्यूशन जनरेट हो गया। अगला स्टेप जो है
अगले स्टेप में क्या हुआ, अब ये बी आई, अब ये बी जो है अब वंस अगेन वो अपनी एक प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेगी और चेक करेगी क्या वो इस फूड सोर्स को एक्सप्लॉइट कर सकती है कि नहीं कर सकती है। देखते हैं, हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी के बेस पे ये चेक हो गया कि ये बी इस फूड सोर्स को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकती। अगर नहीं कर सकती इसको तो वो किस पे ट्राई करेगी, इस अगले पे ट्राई करेगी। तो उसने अगले पे ट्राई किया और जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट हुई, इस प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ये हो गया कि नहीं ये बी जो है अगले फूड सोर्स को एक्सप्लॉइट कर सकती है। आपने देखा थोड़ा सा चेंज, जब एम्प्लॉयड बी फेस की बात की थी तो एम्प्लॉयड बी फेस में हर एक इंडिविजुअल बी उसके रिस्पेक्टिव फूड सोर्स को ही एक्सप्लॉइट करती थी, लेकिन यहाँ पे ये बी अगर इसको एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रही तो अगले को फूड सोर्स को एक्सप्लॉइट करने चली गई। ये डिफरेंस यहाँ हो गया, ठीक है, किस बेसिस पे, वो जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की गई। तो दैट्स व्हाई इसने फिर से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की, देखा इसको एक्सप्लॉइट कर सकती है, एक्सप्लॉइट कर दी। अब अगले बी की बारी। अच्छा एक चीज है, उतनी ही बीज होंगी जितने फूड पार्टिकल फूड सोर्सेज अवेलेबल हैं और हर एक बी का एक्सप्लॉइट करना कंपलसरी है। तो दैट्स व्हाई अब अगले बी की जब बारी आएगी तो चूंकि ये फूड सोर्स तो ऑलरेडी एक्सप्लॉइट हो चुका है तो डेफिनेटली अब वो इसको एक्सप्लॉइट तो कर नहीं सकती, तो अब किसको करेगी, वो इसको करेगी। और जब वो इसको करेगी, इसने देखा कि भाई इसको एक्सप्लॉइट करने के लिए जब वो आई, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की, जो कंडीशन उसने चेक की, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही। कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही मतलब ये बी इसको एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रही। अगर नहीं कर पा रही तो अब क्या करें, फूड सोर्स तो सारे खत्म हो गए। तो क्या होगा, अब यहाँ समझने वाली बात है कि जब सारे फूड सोर्स खत्म हो जाएंगे यानी जो नंबर ऑफ एन है वो खत्म हो जाएगा, तो एन की वैल्यू वापस रीसेट हो जाएगी 1 पे। यानी जो अगला स्टेप होगा उस अगले स्टेप में ये जो थर्ड नंबर की बी है, ऑनलुकर बी है, अब वो किसको एक्सप्लॉइट करेगी, इस पहले फूड सोर्स को एक्सप्लॉइट करेगी। और यहाँ पहले प्रोबेबिलिटी चेक होगी, अगर प्रोबेबिलिटी सेटिस्फाई कर देती है तो वो इसको एक्सप्लॉइट करेगी, नहीं तो वो इसको एक्सप्लॉइट करेगी। इसी तरीके से जब अगले की बारी आएगी तो चूंकि यहाँ के तो पूरे फुल हो चुके हैं और इस थर्ड वाले ने इसको एक्सप्लॉइट किया, तो अगली ये 4 किसको करेगी, इस पोजीशन वाले को करेगी। और इस तरीके से आगे प्रोसेस चलती जाएगी जब तक कि चारों की चारों जो बीज हैं अपने फूड सोर्स को एक्सप्लॉइट नहीं कर लेती हैं। दैट इज दी ऑनलुकर बी फेज। ऑनलुकर बी फेज को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें ये होगा फूड सोर्स की इंफॉर्मेशन, यानी वो जो प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट की थी वो कैसे कैलकुलेट होगी। तो फूड सोर्स की इंफॉर्मेशन यानी कि प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 0.9 और फिटनेस डिवाइड बाय मैक्सिमम फिटनेस प्लस 0.1। गॉट इट। तो इस फॉर्मूले के बेस पे एक चीज क्लियर होती है कि किसी ना किसी एक फूड सोर्स की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 होगी और बाकी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई अपनी। गॉट इट। अगले स्टेप पे चलते हैं। तो अब हम ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके देख लें सबकी। तो हमारे पास में ये सोल्यूशन स्पेस मिला था आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एम्प्लॉयड बी फेज। अब हमको करना है सबकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले हम पहले सॉल्यूशन की, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की। तो जब हम पहले की कैलकुलेट करते हैं तो 0.9 और 0.1 तो सेम रहेगा। कहाँ चेंज होता है, फिटनेस। तो पहले सॉल्यूशन की फिटनेस थी 0.0263 और डिवाइड बाय मैक्सिमम फिटनेस। तो इनमें से सबसे मैक्सिमम फिटनेस किसकी है, 0.1535 की, तो डिवाइड बाय 0.1535 कर दिया। इसी प्रकार से दूसरे की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की तो 0.0133 डिवाइड बाय 0.1535 और 0.1 से एडिशन, 0.9 से मल्टीप्लिकेशन। तो सेम प्रक्रिया तीनों के लिए करने के बाद हमको मिली कि पहले की प्रोबेबिलिटी है 0.26, दूसरे की प्रोबेबिलिटी 0.18 और तीसरे की प्रोबेबिलिटी है 1। यानी कि हर एक की फूड सोर्स की इंफॉर्मेशन हमको, हर सॉल्यूशन की हर फूड सोर्स की इंफॉर्मेशन मिल गई, सबकी प्रोबेबिलिटी मिल गई। अब अगले स्टेप में चलते हैं। अगले स्टेप में चलने से पहले हम सूडो कोड देख लेते हैं कि ऑनलुकर बी फेज जो है एक्चुअल में उसमें करेंगे क्या। चलिए हमने सबकी फूड सोर्स की इंफॉर्मेशन तो निकाल ली, अब हमको सारे के सारे फूड सोर्सेज ऑनलुकर बी फेज में जाने वाले हैं। तो उसमें क्या स्टेप फॉलो किए जाएंगे, उन स्टेप्स को अपन डिस्कस कर लें। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि सबसे पहले हमारे पास में क्या होगा, अवेलेबल होगा, एक तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन अवेलेबल होगा, लोअर बाउंड होगा, अपर बाउंड होगा, वही एनपी की वैल्यू, ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस, देन एफ हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू, फिटनेस फंक्शन वैल्यू और ट्रायल वैल्यू कि अभी तक कितने ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिनके ट्रायल वैल्यू 0 है, 1 है या लिमिट को क्रॉस कर रही है। सारी इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पे एज इनपुट मिलेगी। मिलने के बाद में हमने यहाँ पे दो वैल्यू को सेट किया। तो पहली वैल्यू है हमारी एम। एम को इस तरीके से समझिए नंबर ऑफ बीज, और एन क्या हो गया हमारे नंबर ऑफ फूड सोर्सेस। बीज को हमने स्टार्ट किया 0 से और फूड सोर्सेस को 1 से। तो ये कब तक चलेगा, 1 2 3, और ये कब तक चलेगा 0 1 2। क्यों, क्योंकि
while m is less than np, तो np की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी, तो m कहाँ आपके रुकेगा 2 पे, तो 0 1 2 3 टाइम्स ये भी चलेगा और 3 टाइम्स आपके इस सोल्यूशन यानी फूड सोर्स भी चलेंगे, यानी इक्वल हो गए दोनों बराबर। अब क्या करना है, सबसे पहले हमें एक रैंडम नंबर जनरेट करना है, वही यहाँ पे एक रैंडम नंबर जनरेट करेंगे, हम r की वैल्यू जनरेट करेंगे। उस रैंडम नंबर को हम जनरेट करने के बाद में, अच्छा ये क्यों जनरेट किया पहले इसको बता दूं मैं आपको, तो जब प्रीवियस स्टेप में मैं आपको यहाँ पे डिस्कशन कर रहा था, इससे भी पहले वाले स्टेप में, जहाँ पे मैंने क्या डिस्कशन किया था कि भाई ये बी इस फूड सोर्स को एक्सप्लॉइट करेगी या नहीं करेगी, इसके लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इस कैलकुलेशन करने के लिए हम यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को यूज कर दो। सबसे पहले एक हमने रैंडम नंबर जनरेट किया आर, ये रैंडम नंबर 0 से 1 के बीच में कुछ भी होगा। फिर हम इसको चेक करेंगे आर को कि ये जो रैंडम नंबर है, ये जो प्रोबेबिलिटी है उस पर्टिकुलर सोल्यूशन की, उससे कम है क्या? अगर कम है तो ही हम टास्क को परफॉर्म करेंगे। जैसे मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे कि हमने सबकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रखी है, एक रैंडम नंबर ले लिया 0 से 1 के बीच में। तो अगर जो रैंडम नंबर यहाँ पे अगर हमने 0.1 लिया एक एग्जांपल के तौर पे और 0.1 की वैल्यू 0.26 से कम है, तो ही हम नया सोल्यूशन जनरेट करेंगे। और अगर ये रैंडम वैल्यू इस प्रोबेबिलिटी वैल्यू से एक्सीड कर जाएगा तो हम नया सोल्यूशन जनरेट नहीं करेंगे। इस पर्पस के लिए हमने वो रैंडम नंबर लिया है और वही वो कैलकुलेशन है जो ये चेकिंग करता है कि कोई बी किसी फूड सोर्स को एक्सप्लॉइट करेगी या नहीं करेगी, ये इससे पता चल पाएगा। ठीक, तो अगर ये रैंडम नंबर की वैल्यू प्रोबेबिलिटी वैल्यू से कम है तो दैट्स वाई क्या करेंगे, सेम प्रक्रिया वही रिपीट हुई कि रैंडम पार्टनर सेलेक्ट करना, पार्टनर सेलेक्ट करने के बाद में उसके किसी रैंडम वेरिएबल को लेना, उस वेरिएबल को उसको मॉडिफाई करना, मॉडिफाई करने के बाद चेक करना कि क्या बाउंड वैल्यू एक्सीड तो नहीं कर गई है, एक्सीड नहीं कर गई है तो फिर हमको नई फिटनेस नया सोल्यूशन की ऑब्जेक्टिव फंक्शन और फिटनेस फंक्शन कैलकुलेट करना, चेक करना कि जो नया सोल्यूशन है उसका फिटनेस अगर पुरानी फिटनेस से बेहतर है तो नए सोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लेना, यानी ट्रायल को 0 पे सेट कर देना, अदरवाइज ट्रायल को इंक्रीमेंट कर देना 1 को। तो ध्यान हो, मैंने कई बार आपसे डिस्कस किया कि सारे फेजेस सेम होते हैं, बस छोटा सा पार्ट इतना है जो यहाँ पे चेंज है, वो है ये रैंडम नंबर जनरेट करना, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना और कंपैरिजन करना। अगर ये सक्सेसफुल होता है, ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है, ट्रू है, तो ही ये बाकी के ऑपरेशन परफॉर्म होंगे जो ऑलरेडी करते आए हैं। और जब एक बी किसी एक फूड सोर्स को एक्सप्लॉइट कर देगी तो अगली बार बी जो है वो सेकंड बी सेलेक्ट हो जाएगी, और सेकंड बी सेलेक्ट होने के साथ साथ क्या होगा आपका, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि इस पार्ट का काम क्या है, जनरेशन करना, और अब ये जो पार्ट था हमारा इसका काम क्या था, सिलेक्शन करना। और जब हमारी अगली बी बढ़ जाएगी तो उसी प्रकार से हमारा जो अगला ये है जो स्टेप है, इसका मतलब क्या था कि हो सकता है अगली भी जो अगले फूड सोर्स को कर रही हो, करते 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 फूड सोर्स जो एक्सप्लॉइट हो रहा है, हो सकता है सारे फूड सोर्स खत्म हो गए हो, तो फूड सोर्स वापस कहाँ सेट हो जाएंगे, ऐसे तो एक बार तो ये बढ़ते जाएंगे और वापस जब खत्म हो जाएंगे तो कहाँ रीसेट करके आ जाएंगे, वापस फूड सोर्स स्टार्ट हो जाएगा 1 से। तो इस प्रकार जो हमने सारा डिस्कशन किया वो सारी चीजें यहाँ पे समझ ली स्टेप बाय स्टेप। गॉट इट? चलिए इसको करके देखते हैं। ऑनलुकर बी फेस में आए तो यहाँ भी मॉडिफिकेशन सेम फॉर्मूले से ही होगा जो फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था। सबकी प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट कर ली थी, तो ये सबकी प्रोबेबिलिटी आ चुकी है। ये पुरानी कंडीशन है कि पहले वाले की जो ट्रायल वैल्यू थी 1 थी, दूसरे की ट्रायल वैल्यू 1 थी और तीसरे की 0 थी। अब हमारा सबसे पहला काम है पहली बी को सेलेक्ट करना, और पहली बी को सेलेक्ट करने के साथ साथ उस बी के लिए रिस्पेक्टिव पहले फूड सोर्स को यानी पहले सोल्यूशन को सेलेक्ट करना। तो फर्स्ट बी पे हमने क्या किया, स्टेप 1 फूड सोर्स 1 टू बी सेलेक्टेड, पहला फूड सोर्स पहली बी के लिए सेलेक्ट हो गया। अब चेक करना कि क्या बी उस फूड सोर्स को एक्सप्लॉइट करेगी कि नहीं करेगी, ये चेक करते हैं अपन, देखते हैं कैसे करेंगे। तो हमने स्टेप 2 और 3 लिया, जो ये नए स्टेप है थोड़ा सा, बाकी सारी चीजों को अमल होगी। तो इसमें क्या किया, सबसे पहले एक रैंडम नंबर लिया, कहाँ 0 से 1 के बीच में, लेट सपोज दैट ये रैंडम नंबर 0.10 है। अगला काम क्या है, उसको चेक करना कि क्या ये जो रैंडम नंबर है प्रोबेबिलिटी से कम है कि नहीं है। तो पहले सोल्यूशन की यानी पहले फूड सोर्स की प्रोबेबिलिटी थी क्या, आपने देखा 0.26, 0.26 थी, और यहाँ पे जो रैंडम नंबर है 0.10, तो चूंकि 0.10 लेस देन है 0.26 से, इट मींस आगे नया सोल्यूशन जनरेट हो सकता है, यानी कि जो फर्स्ट बी है इस पहले फूड सोर्स को एक्सप्लॉइट कर सकती है। अगर कर सकती है तो भाई पूरी प्रक्रिया वापस को अमल, वही रैंडम वेरिएबल टू बी चेंज। तो इस पहले में से कोई एक रैंडम वेरिएबल पिक कर लो, हमने पहले को पिक कर लिया तो ये पहला आ गया। फिर अब हमको क्या करना है, पार्टनर लेना है। फिर हमने एक रैंडम पार्टनर सेलेक्ट किया, सपोज दैट तीसरा पार्टनर सेलेक्ट हो गया और तीसरे पार्टनर की भी पहली वैल्यू होगी,
न्यू फोर्ड लोकेशन, तो 5 की वैल्यू 0.67, उसी फॉर्मूले पे पुट किया सारी वैल्यूज को, कैलकुलेशन हुआ 0.33, इस पहली वैल्यू से हमने उसको रिप्लेस कर दिया, तो वहां 1 था, 1 की जगह पे 0.33 आ गया। अब जो ये नया हमारे पास सोल्यूशन आया है, इसकी बॉन्ड वैल्यू चेक करना, क्योंकि 0.33 हमारा x था 0 और 0 से 8 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये स्टेप नहीं होगा। अगला काम फिटनेस कैलकुलेट करना, तो नई फिटनेस कैसे कैलकुलेट होगी, 0.3, पहले तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो 0.33 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू मिल गई। फिर हमने इसकी फिटनेस कैलकुलेट की, चूंकि ये 0 से ज्यादा है तो दैट्स वाई 1/1 प्लस f, तो 1/1 प्लस ये वैल्यू 36.1089 यहाँ आ गया। कैलकुलेशन किया तो हमको इस नए सॉल्यूशन की फिटनेस मिल गई 0.027। अब ये नए सॉल्यूशन की फिटनेस को हम पुराने सॉल्यूशन से कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर किया तो हमने देखा कि नया फिटनेस जो आई है वो पुरानी फिटनेस से बेहतर है। अगर पुरानी फिटनेस से बेहतर मतलब इस सॉल्यूशन ने नया सॉल्यूशन जनरेट कर दिया, और अगर नया सॉल्यूशन जनरेट कर दिया तो ये पुराना सॉल्यूशन नए सॉल्यूशन से रिप्लेस हो जाएगा। तो पुराना सॉल्यूशन 106 था, नया सॉल्यूशन 0.3306 था, ये इससे रिप्लेस कर दिया, ये देखिए यहाँ हमने रिप्लेस कर दिया। अच्छा, चूंकि इस पुराने सॉल्यूशन ने नया सॉल्यूशन जो जनरेट किया वो बेहतर था, तो इसका ट्रायल वापस कहाँ सेट हो जाएगा, 1 से 0 पे। तो आपने देखा ये यहाँ पे वापस ट्रायल 1 से 0 पे सेट हो गया, और सबकी नई इसकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू और फिटनेस फंक्शन वैल्यू यहाँ पे लिख दी गई। गॉट इट। तो इस तरीके से जो ऑनलुकर बी फेज में पहली बी ने अपने पहले फूड सोर्स को एक्सप्लॉइट कर लिया। अब किसकी बारी, अगली बी की बारी है अगले फूड सोर्स के लिए। तो जो सेकंड बी आई वो सेकंड फूड सोर्स पे उसने अप्लाई किया कि भाई देखते हैं कि वो कर पाती है कि नहीं कर पाती है। तो फूड सोर्स जो सेलेक्ट हुआ सेकंड, रैंडम वैल्यू आर की वैल्यू हमने लेट्स सपोज दैट 0.09 ले ली। चेक किया क्या 0.09 इज लेस देन 0.18, यस ऑफ कोर्स इट इज। तो भाई अब चेंज होना वाला काम चालू हो जाएगा। तो हमने एक क्या किया, सेकंड वेरिएबल ले लिया, इसका सपोज दैट हमने सेकंड वेरिएबल ले लिया, तो ये थर्ड वाली वैल्यू चेंज होगी। और फिर हमने सेकंड वेरिएबल लेने के बाद पार्टनर चेक किया, तो पार्टनर हमने लेट सपोज दैट थर्ड पार्टनर ले लिया। अब अगला काम क्या होता था, फाई की वैल्यू लेना, फाई की वैल्यू लेट सपोज 0.17 है। फिर हमें क्या परफॉर्म करना पड़ेगा, जनरेट ऑपरेशन, बाउंड ऑपरेशन, इवेल्युएट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, देन फिटनेस फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेडी सिलेक्शन, अपडेट और अपडेट, यहां तक आ जाते हैं। फिर मैं इंक्रीज की बात करता हूँ। जब इतना काम हम सारा आप कर लोगे, आप चाहे तो इस वैल्यू के साथ कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, हमने देखेंगे कि ये जो नया आपकी फिटनेस वैल्यू कैलकुलेट होकर आई है वो पुरानी फिटनेस वैल्यू से बेहतर नहीं है। यानी पुरानी फिटनेस फंक्शन अभी भी आपकी वही एज इट इज ज्यादा बेहतर है नए फिटनेस फंक्शन से, जो हमने इन सारे ऑपरेशन के बाद कैलकुलेट किया। मैंने यहाँ कैलकुलेशन नहीं किया है, लेकिन आप इसको करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इस दी गई फाई की वैल्यू के लिए। तो चूंकि जो नई फिटनेस वैल्यू है पुरानी फिटनेस वैल्यू से बेहतर नहीं है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो ट्रायल वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी 1 से। तो पुरानी यहाँ पे ट्रायल थी 1, और चूंकि इसने बेहतर सोल्यूशन नहीं दिया तो 1 सेकेंड ट्रायल इंक्रीज कर दिया 1 से और ज्यादा, ये क्या हो गया, 2 हो गया। गॉट इट। सेम टास्क हमको अब किसके लिए करना है, थर्ड बी के लिए करना है। जब थर्ड बी के लिए करना है तो थर्ड बी, चूंकि सेकंड बी ने सेकंड फूड सोर्स को एक्सप्लॉइट तो किया, लेकिन वो बेहतर फूड सोर्स नहीं निकला, तो वो कवर अप तो हो ही गया। तो अब जो थर्ड बी आएगी वो किसको ट्राई करेगी, डेफिनेटली थर्ड फूड सोर्स को ट्राई करेगी। जब थर्ड फूड सोर्स को ट्राई करती है तो फिर से वही रैंडम वैल्यू कैलकुलेट की, रैंडम वैल्यू आर की हमने वैल्यू लेट सपोज दैट 1 आ गई। तो जब हमने आर को कंपेयर किया प्रोबेबिलिटी से, तो प्रोबेबिलिटी इस थर्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी थी हमारी, 1 थी। अगर आपको याद हो तो थर्ड की प्रोबेबिलिटी हमारे पास में 1 है, ये देखिए यहाँ लिखी हुई है। तो 1 चूंकि 1 से लेस देन तो है नहीं, अगर 1 1 से लेस देन नहीं है तो डेफिनेटली ये जो बी है, थर्ड बी जो आई है, वो थर्ड फूड सोर्स को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। और अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो पा रही है तो नो न्यू सोल्यूशन विल बी जनरेटेड यूजिंग दिस फूड सोर्स, यानी इस फूड सोर्स का उपयोग वो थर्ड बी नहीं कर पाएगी। अब सारे फूड सोर्स क्या हो गए, खत्म हो गए। तो अब आखिर बी को फूड सोर्स को एक्सप्लॉइट तो करना ही है, बिना फूड सोर्स को एक्सप्लॉइट किए तो जा नहीं सकती। तो दैट्स वाई अब अगला फूड सोर्स वो किसको एक्सप्लॉइट करे, तो मैंने आपसे क्या कहा था, एन की वैल्यू जब यहाँ खत्म हो जाए तो वापस एन किस पे सेट हो जाता है, 1 पे। यानी जो नेक्स्ट फूड सोर्स होगा उस बी के लिए, थर्ड बी के लिए, वो क्या सेलेक्ट हो जाएगा, 1 सेलेक्ट हो जाएगा। गॉट इट। तो 1 सेलेक्ट हो गया, वापस 1 सेलेक्ट हो गया, फिर से रैंडम वैल्यू कैलकुलेट हुई 0.1, जो कि
हमारा 0.1 जब रैंडम वैल्यू है तो पहले फूड सोर्स का प्रोबेबिलिटी कितनी थी 0.26, जो कि 0.1 से बड़ी है, तो डेफिनेटली अंदर वो बी उस फूड सोर्स को एक्सप्लॉइट कर सकती है। करने के लिए हमने क्या किया, जो सेकंड वेरिएबल लिया यानी जीरो वाली वैल्यू को ले ली, एक पार्टनर सेलेक्ट किया, सेकंड पार्टनर सेलेक्ट कर लिया, 437 वाला ही पार्टनर सेलेक्ट कर लिया। उस सेकंड पार्टनर की भी सेकंड वैल्यू यानी 3 हमने ले लिया जो पार्टनर की वैल्यू है। फिर जो 5 की वैल्यू है, इट मीन्स अब हमको क्या करना है, फूड लोकेशन चेंज करना है। तो उसके लिए हमने 5 की वैल्यू -0.17 ले ली, -0.17, और बाकी दो वैल्यू हमारे पास सही है। जब सारे ऑपरेशन हम जनरेट, बाउंड, ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू, ग्रीडी सिलेक्शन, अपडेट करेंगे, सारा चीज करने के बाद में जो हमारे पास रिजल्ट मिलता है, तो हम देखेंगे कि जो नया फिटनेस वैल्यू कैलकुलेट हुई है वो पुरानी फिटनेस वैल्यू से बेहतर नहीं है। आप करके देखेंगे, आपको मिल जाएगा। जब अगर वो बेहतर नहीं है तो डेफिनेटली चूंकि इस पुराने सोल्यूशन ने जो नया सोल्यूशन जनरेट किया वो बेहतर नहीं जनरेट किया, तो जो ट्रायल की वैल्यू 0 पे सेट हो गई थी वो वापस किस पे सेट हो जाएगी, 1 पे। तो ये देखिए आपने 1 पे सेट कर दिया, यानी कि इस बी ने अपने फूड सोर्स को एक्सप्लॉइट किया, लेकिन इस फूड सोर्स ने कोई बेहतर फूड सोर्स जनरेट करके हमें नहीं दिया हुआ है। तो दैट्स व्हाई ये वैल्यू यहाँ पे 1 पे सेट हो गई। इन सारे काम यानी कि तीनों बी ने अपने अपने फूड सोर्स को एक्सप्लॉइट कर लिया। इट मींस ऑन लुकर बी फेज कंप्लीट हो गया। अब अगले फेज किस में जाना चाहिए, हमको स्काउट बी फेज में जाना चाहिए। तो स्काउट बी फेज में जाने के लिए हम स्काउट फेज को पहले समझ लें कि स्काउट फेज होता क्या है। तो स्काउट फेज का इनपुट वही सारी वैल्यूज है जो हमने अभी तक डिस्कस किया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ऐसे फूड सोर्स को जिसकी जो ट्रायल वैल्यू है वो लिमिट से ज्यादा हो गई है। यानी ऐसा फूड सोर्स कौन सा है जो बेहतर फूड सोर्स नहीं बन पा रहा है, यानी जिसका फूड पार्टिकल खत्म हो चुके हैं। तो ऐसा कौन सा सोल्यूशन है जो बार बार कोई नया सोल्यूशन जो जनरेट कर रहा है वो बेहतर नहीं है पुराने वाले से। इट मीन सब उसकी उपयोगिता खत्म होती जा रही क्योंकि वो बेहतर सोल्यूशन जनरेट नहीं कर पा रहा है। तो डेफिनेटली उसकी लिमिट वैल्यू क्रॉस कर गई होगी। अगर आप इस पुराने वाले की बात देखते हो तो यहाँ पे देखा आपने लिमिट 1 तय कर रखी थी, और यहाँ पे ऐसा ये जो सेकंड नंबर वाला सोल्यूशन उसको बार बार अपन ने कोशिश की कि वो बेहतर सॉल्यूशन जनरेट करे, लेकिन बार-बार उसने बेहतर सॉल्यूशन जनरेट नहीं किया, वो एज़ इट इज़ बना हुआ है। इसने और इसने तो कर भी लिया, लेकिन ये एज़ इट इज़ बना हुआ है। और इसकी ट्रायल की वैल्यू भी 2 टाइम इंक्रीज़ कर गई, जो कि हमारी लिमिट को क्रॉस कर गई है। तो अगर लिमिट को क्रॉस कर गई है तो डेफिनेटली हमने उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अब हमको उसको रिप्लेस करना है। रिप्लेस कैसे करेंगे, एक रैंडम नया सॉल्यूशन जनरेट करेंगे और उस रैंडम नया सॉल्यूशन से हम उसके ऑब्जेक्टिव फंक्शन और फिटनेस कैलकुलेट करेंगे। अगर ये नया सॉल्यूशन उसके फिटनेस वैल्यू इस जिसको रिप्लेस करना है उससे बेहतर है तो हम उससे उसको रिप्लेस कर देंगे। बस यही काम यहाँ करना है। इस काम को करने के लिए जो पहले क्या होता है, आपको अगर मैंने पहले या दूसरे स्लाइड में आपको बताया था कि बीज के अंदर एक कैपेबिलिटी होती है मेमोराइज करने की। तो मेमोराइजेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें एक सिंगल इटरेशन के बाद में जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन आया था, उस सबसे बेस्ट सॉल्यूशन को आपको कहीं पे स्टोर करके रख लेना है, किसी अलग से किसी वेरिएबल में उस बेस्ट सॉल्यूशन को स्टोर करके रख लेना है। और फिर आपको दोबारा अगले इटरेशन पे जाना है। गॉट इट? तो ये जो मेमोराइजेशन है उसका काम है मेमोराइज द बेस्ट सॉल्यूशन। सो स्टोर द बेस्ट सॉल्यूशन एंड इट्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू। गॉट इट? तो इसको कैसे करेंगे, इन सारी चीजों को देख लेते हैं। तो हमने ये जो हमारे पास सॉल्यूशन था उसमें बेस्ट देखा, तो बेस्ट फिटनेस वैल्यू के बेस पे डिसाइड हुआ सबसे बेस्ट फिटनेस वैल्यू किसकी थी, इस थर्ड सॉल्यूशन की थी। तो इस थर्ड सॉल्यूशन पे हमने उसको स्टोर कर दिया 210.72 सॉल्यूशन, उसकी फिटनेस ऑब्जेक्शन फंक्शन ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू और उसकी फिटनेस फंक्शन वैल्यू। अगला काम क्या है, सबसे जो जिसकी ट्रायल एक लिमिट से एक्सीड कर गई हो, यानी कि ये सेकंड नंबर वाला सॉल्यूशन, उसको आइडेंटिफाई करना हमने कर लिया कि भाई ये जो सेकंड सॉल्यूशन है उसकी लिमिट ट्रायल लिमिट है वो एक्सीड कर गई है। अब हमको इसको रिप्लेस करना है किससे, रैंडम नए सॉल्यूशन से। तो नया रैंडम सॉल्यूशन जो जनरेट किया, जो हमने आपको फंक्शन बताया था वहां से उस पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, नया सॉल्यूशन बन के सपोज दैट ये आ गया। इसमें जो पहले डिसीजन वेरिएबल की वैल्यू 6.21 है, दूसरे की 1.53, तीसरे की 2 है। हमने फिर इसकी क्या कैलकुलेट की, तो इसकी फिटनेस ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू आई 44.905 और फिटनेस फंक्शन वैल्यू आई 0.0218। अब आप देखो कि ये जो नई फिटनेस वैल्यू आई 0.0218, दैट इज मच बेटर देन 0.0133। इट मींस वी कैन रिप्लेस इट। तो हमने रिप्लेस कर दिया सेकंड सॉल्यूशन से इस नए सॉल्यूशन को। तो हियर आपने देखा कि जहां पे पहले 437 था वहां पे 6.21, 1.53 एंड 2 आ गया। उसकी नई ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू, नई फिटनेस फंक्शन वैल्यू और उसका ट्रायल हमने सेट कर दिया वापस 0 पे।
इस प्रकार से हमारे सारे के सारे फेज यहाँ पे कंप्लीट हो गए। गॉट इट? अब हम चलते हैं अगले स्टेप पे। अगला स्टेप क्या, कुल मिला के कंक्लूड करूंगा मैं इस स्काउट बी फेज के कंप्लीशन के बाद में। तो टर्मिनेशन कंडीशन क्या होगी? तो टर्मिनेशन कंडीशन हमने क्या लगा रखी थी कि टोटल नंबर ऑफ इटरेशन कितने हो, 10 हो जाए। तो जब टोटल नंबर ऑफ इटरेशन 10 हो जाएंगे तो उसके बाद में ये मैंने आपको फाइनल कंक्लूजन सोल्यूशन दे दिया कि ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया यहाँ पे टोटल 10 इटरेशन के बाद में। और हमने देखा, अब हमारा एम क्या था, सबसे मिनिमम वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, तो हमने देखा इनमें से सबसे मिनिमम वैल्यू किसकी है, पहले सोल्यूशन की है। तो ये जो हमारा पहला सोल्यूशन है वो हमारा मोस्ट एक्सेप्टेबल है इन कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ दी वन। तो पहली डिसीजन वैल्यू वैल्यू होगी 2, दूसरी डिसीजन वैल्यू 0, तीसरी डिसीजन वैल्यू 0। और इस प्रकार हमारा जो सबसे मिनिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू दैट इज 4 वी हैव अचीव्ड नाउ। वैसे तो मिनिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू 0 होनी चाहिए थी, लेकिन 10 इटरेशन के बाद में हम यहाँ तक पहुंच गए, अपने सोल्यूशन के काफी नजदीक पहुंच गए। सो दैट वाज द एम बिहाइंड दी आर्टिफिशियल बी कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन, कि इस फंक्शन को यानी स्फीयर फंक्शन को मिनिमाइज करना था और वो हमने अचीव किया। Okay, so it's all about from my side regarding artificial bee colony optimization. These are the references that I have followed to prepare this presentation. So you can go through with all. So thank you everyone.